अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया था और फंक्शंस के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी थी। ठीक है, थोड़ा बहुत फंक्शन को रिवीजन कर लेते हैं और जितनी भी इसके अंदर चीज़ें रह गई थी उसे भी कवर कर लेंगे और हमारी कोशिश होगी कि मज़ीद हम 3-4 चैप्टर्स मज़ीद कवर कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आज की क्लास के लिए एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है। सिंपल मैं आ जाता हूँ न्यू फ़ोल्डर पे और इसका नाम रख देते हैं जावास्क्रिप्ट 14। ठीक है, और इस फोल्डर को हमें ओपन कहाँ करना पड़ेगा? VS कोड के ऊपर। तो सिंपल यहाँ पे आप लिखें CMD और यहाँ पे लिख दें कोड स्पेस डॉट। अच्छा, ये वाला फ़ोल्डर आपका ओपन हो चुका है इस VS कोड के अंदर। ठीक है, ये फ़ोल्डर आपका VS कोड में ओपन हो चुका है। अब जो भी आप काम करेंगे सारा का सारा कोड आपका मैनेज हो जाएगा इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक index.html की फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, यहाँ पे एक index.html की हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल न्यू फाइल पे जाके मैं लिख दूंगा index.html। अच्छा, ये फ़ाइल जो मैंने क्रिएट की ये HTML की फ़ाइल है। आपको देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये HTML की फ़ाइल है, बिकॉज़ इसका जो एक्सटेंशन है वो कौन सा है? HTML का है। अभी यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे थे, कोई मुझे बता सकता है कि जावास्क्रिप्ट अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं, मैंने index.html की फ़ाइल क्यों क्रिएट की है? कोई इससे और कोई बेहतर आंसर? हाँ, ब्राउज़र हमारा HTML समझेगा, बिल्कुल ठीक है। जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के बगैर नहीं चल सकती और ब्राउज़र पे क्या चीज़ चलती है? index.html। ठीक है, इस वजह से जस्ट मैंने index.html की फ़ाइल क्रिएट की है। यहाँ पे एक बॉयलर टेम्पलेट रख देते हैं HTML का। सिंपल मैंने क्या किया, एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर। उसके बाद जल्दी से हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को क्रिएट कर देंगे। अभी हमारे पास दो फाइल्स हैं, index.html, दूसरी फाइल है app.js। index.html अभी फ़िलहाल हमारा क्या पर्पस है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये ब्राउज़र के ऊपर जावास्क्रिप्ट को लेकर जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल को इसके साथ लिंक करवा देता हूँ। लिंक करवाने का क्या तरीका होता है? स्क्रिप्ट का टैग लिखते हैं और सोर्स के अंदर हम इस फाइल का एड्रेस देंगे। ठीक है, इसका एड्रेस क्या बन रहा है? अभी इसके सिबलिंग में है ./app.js। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे तकरीबन सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, उस फोल्डर को हमने ओपन किया है VS कोड पे। ठीक है, index.html की फ़ाइल भी बन गई, app.js की फ़ाइल भी बन गई और app.js को हमने यहाँ पे लिंक भी करवा रखा है। ठीक है, app.js के अंदर आ जाते हैं और दोबारा से हम आ जाते हैं अपने चैप्टर्स पे। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने 35 चैप्टर जो है ना कंप्लीट कराया था। थोड़ा बहुत इसका रिवीजन करते हैं, इसके बाद मज़ीद कुछ नए चैप्टर्स देख लेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि फ़ंक्शन होता क्या है। फ़ंक्शन बेसिकली एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है, जब तक आप उसको कॉल नहीं करेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कोड जब तक हम उसको कॉल ही ना करें वो चले नहीं, तो इसको बनाने की क्या ज़रूरत है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कहीं पे भी जो है ना ऐड करवाना है और वेबसाइट पे मैंने 10 जगह पे ऐड करवाना था। अब 10 जगह में ऐड वाला जो लॉजिक है उसको क्रिएट करूँ, उससे बेहतर है एक ही जगह उसको मैंने लॉजिक को क्रिएट करके फंक्शन के अंदर रख देना है। उन 10 के 10 जगह पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ? कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से जो है ना यहाँ पे फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। किसी को याद है इसका सिंटैक्स? फंक्शन का कीवर्ड आएगा, फंक्शन को नाम देंगे। अच्छा, इसका जो नाम है मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। जो जावास्क्रिप्ट के रिजर्व कीवर्ड है जैसे कि var नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो रूल वेरिएबल के लिए था एज इट इज सेम रूल फंक्शन के नाम के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन का जो नाम है ना मैं दे देता हूँ माई फंक करके दे देते। बेसिकली मैं फंक्शन इसको कहूँगा माई फंक्शन। ठीक है, और ये राउंड ब्रैकेट और साथ में हम लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट। ये हमारे पास फंक्शन का सिंटैक्स कंप्लीट हो गया। सिंटैक्स से मुराद फंक्शन लिखने का क्या तरीका होता है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। सही है, अच्छा, क्या इस m को मैं कैपिटल कर सकता हूँ? वेरिएबल रूल के अंदर हमने क्या पढ़ा था?
कर सकते हैं लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कैपिटल इसको कर तो सकते हैं लेकिन ये बेहतर तरीका या अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर मैंने इसको कैपिटल लिखा है तो मुझे कॉल भी कैपिटल से करना पड़ेगा, अगर मैं स्मॉल लिखूंगा तो कॉल भी स्मॉल से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्रिएट हो चुका है, सारी कहानी यहाँ पे हो गई है। मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को मैंने कहा कि आपका जो काम है ना, आपका कोई ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हैं, लॉग में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। हेलो वर्ल्ड ये क्या कर देगा, अभी लॉग में प्रिंट कर देगा। अभी मैं जाकर अगर कोड में देखूं तो कुछ भी नज़र आएगा, नहीं आएगा। देख लेते हैं जल्दी से। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और मैं चला जाता हूँ इंस्पेक्ट करके कंसोल पे। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, ये जो फंक्शन के अंदर मैंने सारा काम किया ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक मैं इस फंक्शन को बोल नहीं दूँ काम करने के लिए, सही है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि ये हमारे पास जो है ना एम्प्लॉय की तरह होता है। एक हमने एम्प्लॉय हायर किया, इसको काम समझा दिया कि इसका काम क्या है। जब तक आप इसको काम करने के लिए बोलेंगे नहीं तब तक ये काम करेगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को जो है ना कॉल कर देता हूँ। कॉल करने का तरीका, फंक्शन का नाम और साथ में आ जाएगा राउंड ब्रैकेट। अच्छा, ये कोई नया तरीका नहीं है, आप लोगों ने बिल्ट इन फंक्शन के अंदर इसको पहले दिन से यूज़ किया हुआ है, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से होते हैं आपके पास, ये console.log बिल्ट इन फंक्शन है, अलर्ट आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है, प्रॉम्प्ट भी क्या फंक्शन है, बिल्कुल ठीक है, प्रॉम्प्ट भी हमारे पास फंक्शन है और उसको भी आप लोगों ने इसी तरह से कॉल किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, इसको भी मैं सिंपल फंक्शन का नाम लिखता हूँ और राउंड ब्रैकेट लगा के इसको कॉल करवा देता हूँ। अभी देखते हैं, रिफ्रेश मैंने किया और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है। अच्छा, मुझे अगर नेक्स्ट लाइन पे दोबारा से ये वाला काम करवाना है तो अब दोबारा कैसे कॉल करें, माई फंक और ये आ गया अपना राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अब ये 2 दफ़ा से एग्जीक्यूट होगा, सही है भाई। अभी ये 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ तक कोई मसले की बात, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें आसान है। नॉर्मल हमने अभी तक एक फ़ंक्शन क्रिएट किया। अच्छा, ये जो है ना आपका नॉर्मल फंक्शन है, ना ये कोई डेटा लेगा ना ही कोई डेटा पास करेगा, ठीक है। अभी मैं काम करवाना चाहता हूँ, ये जो फंक्शन है ना, मैं चाहता हूँ मैं इसको 2 नंबर्स दूँ और उस 2 नंबर को ये क्या करके दे, ऐड करके दे, माइनस करके दे, वो सारी कहानी हम देख लेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ से माई फंक आप 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं जो कुछ भी भेज रहा हूँ बेसिकली हम इसको क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट पास करना, ठीक है। इसको मैंने 2 आर्ग्यूमेंट पास किया। अब ये दोनों आर्ग्यूमेंट मुझे गेट भी करने पड़ेंगे। गेट कहाँ पे हम कर सकते हैं, इसके पैरामीटर के अंदर। क्या तरीका है गेट करने का, जस्ट आप 2 वेरिएबल बना दें, ठीक है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, सेम एज इट इज़ वही रूल फॉलो होगा जो वेरिएबल के नाम के लिए आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। मैं इसका जो नाम है ना, मैं ABC भी इसका नाम ऐसे करके रख सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। जस्ट मैंने अपने आसानी के लिए इसका नाम A और B रखा हुआ है, ठीक है। इस फंक्शन का काम है कि आप कंसोल के ऊपर जो है ना इन दोनों का सम दिखा दो। तो मैं कहता हूँ यहाँ से हेलो वर्ल्ड रिमूव करो और A + B, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन आप लोगों को पता है कि सिंपल हम अपने जहन में कोड को समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है, इस फंक्शन को हमने कॉल किया और इस फंक्शन को हमने 2 आर्ग्यूमेंट भेज दिए, सही। ये जो दोनों आर्ग्यूमेंट है ये कहाँ पे गेट करेगा, अपने पैरामीटर में गेट करेगा। A की वैल्यू क्या कंसीडर होगी, ये 3, B की वैल्यू क्या कंसीडर होगी, 3। अगर मैंने इसको 5 कर दिया, अभी A की वैल्यू क्या है, 3, B की वैल्यू 5 है। अभी यहाँ पे कंसोल के ऊपर मैंने जो कुछ भी लिखा ये कहाँ पे नज़र आएगा, यहाँ कंसोल के ऊपर नज़र आएगा। इसके अंदर मैंने दिखाना क्या है, A और B का सम, ठीक है। A के अंदर वैल्यू कौन सी आ रही है, 3 और B के अंदर वैल्यू कौन सी आ रही है, 5। 5 + 3 8 और यहाँ पे अगर मैं आगे देखूँ तो यहाँ पे हमें 8 मिलना चाहिए। रिफ्रेश में कर देता हूँ, इसको 8 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर ठीक चल रही हैं। एक हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन को हम किस तरह से आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, पैरामीटर में किस तरह से गेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अच्छा, ये वाला जो फंक्शन है ये क्या कुछ रिटर्न करता है हमें, जब भी हम इसको कॉल करते हैं क्या ये कुछ रिटर्न करता है,
हाँ भाई करता है। आपका क्या नाम है जी? अब्दुल इबाद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्दुल इबाद कि ये वाला फंक्शन अभी कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, अगर इस फंक्शन के अंदर आपको रिटर्न का कीवर्ड नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। कंसोल के ऊपर ये सारी चीज़ें नज़र क्यों आ रही हैं? बेसिकली कंसोल डॉट लॉग खुद एक फंक्शन है, इसका काम है कि जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसको कंसोल के ऊपर दिखा दो, लेकिन ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। मैं आपको जो है ना इसको लॉग में उठा के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, मैंने कहा जो भी फंक्शन आ रहा है उसको लॉग में दिखाओ। रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे तो ये 8 इस वजह से आ रहा है क्योंकि वो कंसोल का काम है कि जो कुछ भी वहाँ पे लिखा हुआ है उसको वो कंसोल में दिखा देगा। ये जो अनडिफाइंड मिल रहा है ये मुझे बेसिकली रिटर्न की वजह से मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये वाला जो भी फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न अभी नहीं कर रहा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना मैंने कहा कि आप कंसोल नहीं करो बल्कि आपका जो रिज़ल्ट बन रहा है ये जस्ट रिटर्न कर दो। अब हमारी मर्ज़ी है कि इसको हम कंसोल के अंदर दिखाएं या नहीं दिखाएं, और यहाँ से मैंने कंसोल को रिमूव कर दिया। अभी दोबारा से मैं इस कोड को समझा रहा हूँ। एक फ़ंक्शन हमारे पास बना हुआ है, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, 2 मैंने आर्ग्यूमेंट पास किए, ये दोनों आर्ग्यूमेंट इसके पैरामीटर पे गेट हो जाएंगे। मैंने रिटर्न करवा दिया है इन दोनों के सम को। बात समझ में आ रही है? 5 + 3 8 को मैंने रिटर्न करवाया, कहीं पे भी मैंने लॉग पे नहीं शो करवाया। मैं यहाँ पे आकर अगर देखूँगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि अभी तक मैंने लॉग करवाया नहीं है। अच्छा, ये वाला फंक्शन जहाँ पे भी मैं कॉल कर रहा हूँ, जब भी मैंने इसको काम करने कहा है तो आप एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ लें, अगर ये कुछ रिटर्न करता होगा, ठीक है, और जहाँ पे भी मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये वाला कॉल रिप्लेस हो जाएगा इसके रिटर्न से। ठीक है, ये वाला कॉल रिप्लेस हो चुका है इसके रिटर्न से। क्या मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ? क्या मैं इसको डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग के अंदर दिखा सकता हूँ? हो सकता है ना। पहले इसको डायरेक्ट रखते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर, उसके बाद इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करके भी देख लेंगे। इसको मैंने किया कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे अभी देखते हैं ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है। रिफ्रेश, और यहाँ पे दूसरी लाइन पे कोई अनडिफाइन आपको मिला? नहीं मिला। इसका मतलब ये वाला फंक्शन रिटर्न करता है कुछ ना कुछ। क्या रिटर्न कर रहा है? ये 8। ठीक है, अच्छा अभी फंक्शन का काम नहीं है इसको कंसोल डॉट लॉग में दिखाना, सही है। फंक्शन के अंदर मैंने कहीं पे भी कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखा। हाँ, मैंने फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है क्योंकि मुझे इसको टेस्ट भी करना था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा अभी मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसको लॉग नहीं करवाया, जहाँ पे भी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ये रिप्लेस हो चुका है इसके रिटर्न से। यहाँ तक तो बात आप लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से। इसका नाम मैंने रखा नम। ठीक है, नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जस्ट हमें वो रूल पता होना चाहिए कौन सा नाम हम रखते हैं कौन सा नहीं रखते हैं। ठीक है, अच्छा इस नम के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो चुकी है? कौन सी वैल्यू? हाँ भाई, ये बात 8। ठीक है, अगर मैं लॉग कर दूँ इस नाम को और उसके साथ साथ मैं 2 को भी ऐड करवा दूँ, कंसोल में क्या आएगा? 10 आएगा। हाँ भाई अहमद, 10 आना चाहिए। अभी आए हो आप? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे आते हैं जल्दी से। इसको मैंने किया रिफ्रेश, अभी यहाँ पे हमें 10 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बात किस किस को समझ में आ गई है कि हमने एक फ़ंक्शन बनाया, ये वाला फंक्शन जो भी रिटर्न करता था उसको हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया और उस वेरिएबल को हमने लॉग में दिखाया और उसके साथ हमने 2 ऐड भी करवा दिया। ये वाली बात किस किस को समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई है? ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है, आसान है। अभी यहाँ पे आप एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझें कि अगर मुझे फंक्शन से जस्ट इसका आंसर चाहिए तो यहाँ पे मैं रिटर्न करवा लूँगा। अब बाद में हमारी मर्ज़ी है कि इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करें, इसके साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें या जो कोई भी काम है हमने उसको करवा कर बाद में देना है। इस फंक्शन का ये सब काम नहीं है जो मैंने इसके बाहर किया हुआ है। इस फंक्शन का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है, आप इस फंक्शन को जो है ना एम्प्लॉय भी समझ सकते हो। ये बेसिकली आपके कोड का एम्प्लॉय है, ठीक है, और या आप इसको हेल्पर फंक्शन कह सकते हैं, ये आपकी मदद करेगा। ठीक है,
इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप इसको दो आर्ग्यूमेंट देते हैं, बेसिकली आप दो नंबर पास करते हैं, ये दोनों को सम करके आपको वापस कर देगा, बस इसका इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है ना कॉमा सी भी लिख दिया और मैं काम करता हूँ इसको प्लस सी भी करवा देता हूँ। अब यहाँ पे भी मुझे एक नंबर देना पड़ेगा, सही है। इसी तरह से मैं 4 कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक ही आर्ग्यूमेंट दूँ और एक ही चीज़ यहाँ पे गेट करूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने रिमूव कर दी, सिर्फ मैं क्या गेट कर रहा हूँ 3, और 3 के साथ जो है ना मैंने 3 प्लस करवा के भेज दिया। इसका रिटर्न क्या बनेगा? 6 बनेगा, और 6 + 2 8 बनना चाहिए। आगे देखते हैं क्या यहाँ पे 8 मिल रहा है हमें। रिफ्रेश, यहाँ पे 8 मिल रहा है। बिल्कुल, यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। यूज़र से हम इनपुट लेंगे और जो भी यूज़र की वैल्यू आएगी ना उसको उठा के हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। एक छोटा सा जो है ना कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों लाइन को मैंने यहाँ पे कर दिया है कमेंट। मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ। अच्छा, एक से ज़्यादा फंक्शन आप बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी कोड बेस के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ। इस फंक्शन का जो नाम है ना, ये करता है ऐड डेटा, ठीक है। ऐड डेटा करता है ये। और मैंने यहाँ पे एक काम किया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कोई ऐसी लॉजिक लिखी हुई है, कोई ऐसी लॉजिक है कि ये जब भी मैं इसको कॉल करूँगा ये मुझसे डेटा लेगा पैरामीटर के अंदर, और इस डेटा को कहाँ ऐड कर देगा? डेटाबेस के अंदर। ऐसा हम सोच रहे हैं, ठीक है। वैसे अभी काम ऐसा हो नहीं रहा, जस्ट हम सोच रहे हैं ये जो भी डेटा ले रहा है उसको इसने डेटाबेस के अंदर ऐड करवा देना, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको कॉल करूँगा तो उसका रिटर्न भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि हमें पता तो चले क्या इस फंक्शन ने कोई काम किया भी है या नहीं किया। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका काम है कि ये 1 + 2 कर देता है, ठीक है। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या करवाया हुआ है? ऐड डेटा टू डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसका काम क्या है कि ये डेटा को डेटाबेस के अंदर ऐड कर रहा है, ठीक है। अभी इसका रिटर्न कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर मैं यही चीज़ रिटर्न कर दूँ, जो डेटा मैंने दिया था और उस डेटा को इसने डेटाबेस के अंदर ऐड कर दिया, यही सेम चीज़ रिटर्न कर दूँ, कोई सेंस बन नहीं रही इस बात की। जो डेटा मैंने दिया है रिस्पॉन्स में, मुझे वही डेटा ये वापस दे देगा। इसका काम बस इतना होना चाहिए कि जब ये वाला काम ये परफॉर्म कर ले, ये मुझे आके क्या बोले कि हाँ मैंने आपका काम कर दिया, यस, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी मसला आएगा ये क्या बोलेगा? नो बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से काम करता हूँ, रिटर्न तो करवाना पड़ेगा। अगर मैं रिटर्न नहीं करूँ, ये काम तो कर देगा लेकिन आपको एटलीस्ट पता नहीं चलेगा कि काम आपका कब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, रिटर्न जो है ना, और रिटर्न में ट्रू करवा देता हूँ, ठीक है। ट्रू इज़ अ बूलियन, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। यहाँ पे मैंने रिटर्न क्या करवा दिया? ट्रू करवा दिया। अभी जल्दी से इस फंक्शन को लॉक करते हैं, क्या ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करता है? ऐड डेटा, ठीक है। इसको मैंने लॉक कर दिया। अभी मैं आगे देखता हूँ तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो भी काम था इससे अभी हमारा कोई भी कंसर्न नहीं है, ठीक है। इसका जो भी काम है ना, इससे कोई भी कंसर्न नहीं है। मैंने कोई वैल्यू दी नहीं है, तो यहाँ पे जो है ना मैं वैल्यू भी इसको पास करवा सकता हूँ। मैंने 5 दे दिया, ठीक है। अभी इसका काम क्या है कि ये 5 का आर्ग्यूमेंट यहाँ से उठाएगा पैरामीटर में, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 + 2 7। इसने यहाँ पे 7 कर तो देना है, ठीक है। इसने 7 कर दिया, लेकिन इसने इस रिजल्ट को रिटर्न नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमने मांगा ही नहीं है। हमने कहा कि ये आपका काम था, आप जब ये अपना काम परफॉर्म कर लोगे, बस आकर क्या बताना है अपने कि यस, कि ये वाला काम हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे आगे देखता हूँ, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया तो ये क्या बता रहा है? ट्रू। अब मैं क्या समझ रहा हूँ कि जो काम मैंने इसको दिया था वो ये काम कर चुका है, और ये मुझे क्या कह रहा है? हाँ दे रहा है। मुझे रिजल्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो रिटर्न जो है ना, आप अपने मर्जी से भी करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो आपका एग्जैक्ट रिजल्ट बन रहा है हर टाइम आप वही रिटर्न करवाएं। बात समझ में आ रही है? रिटर्न आप अपने मर्जी से कुछ भी करवा सकते हैं। मैं चाहूँ ना यहाँ पे कोई नंबर भी रिटर्न करवा सकता हूँ। बाज़ औक़ात जो है ना, लोग यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का यूज़ करते हैं। अक्सर आपको कोड बेस के अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ पे किसी ने 1 किया हुआ होगा, किसी ने 0 किया हुआ होगा, अक्सर आपने देखा होगा। अच्छा, 1 और 0 पता है क्यों यूज़ करते हैं? लॉजिक बनाने के लिए। मैंने आपको ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू के अंदर समझाया था कि 1 क्या कंसिडर होगा?
ट्रू कंसीडर होगा, 0 क्या कंसीडर होगा, फॉल्स कंसीडर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 रिटर्न कर रहा हूँ, इसका भी तो सेम यही मतलब है कि इसने ये वाला काम परफॉर्म कर दिया। अगर मैं इस फंक्शन को जहाँ पे भी कॉल करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉल किया और ये मुझे 1 रिटर्न कर रहा है, क्या मैं इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ? मैंने वेरिएबल बनाया और रिजल्ट के नाम से जो है ना इसको स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। कोई कंडीशन हम बना लेते हैं, कंडीशन के लिए क्या यूज़ होता है, इफ एल्स, ठीक है। मैंने कहा अगर जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाए, ठीक है, तो आप एक काम करो, कंसोल के ऊपर दिखाना डेटा रिसीव्ड, और अगर ये रिजल्ट ना मिले तो आप एल्स में क्या दिखाओगे, डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। या नॉट फाउंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए कुछ इस तरह का हमारे पास एरर, ठीक है। अभी देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे जो है ना ये फंक्शन हमें 1 रिटर्न करता है, इसका मतलब यहाँ पे ये रिप्लेस हो चुका है इसके रिटर्न से। यहाँ पे 1 आ रहा है, रिजल्ट के अंदर 1 स्टोर है। 1 के ऊपर क्या ये वाला काम चलेगा, ये चल जाएगा, दोनों तो नहीं चलेगा ना, इफ़ चलेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी हमें क्या मिल रहा है, डेटा रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल इसने जो है ना यहाँ से रिटर्न हमें 0 कर दिया कि डेटा जो है ना आपका डेटाबेस के अंदर सेव नहीं हुआ। तो जो मैंने लॉजिक बनाई है क्या वो ठीक है, मैं देखता हूँ, मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। अभी बात समझ में आ रही है कि ये जो फंक्शन का रिटर्न है ना, आप ये सारी चीज़ें देखते हुए करवाते हैं कि आपने आगे लॉजिक कौन सी बनानी है, ठीक है। असल में तो आपने कोई ना कोई जो भी काम करवाना है वो तो इस लॉजिक के अंदर करवाना है ना, और यूज़र आपका इस लॉजिक से ही आपके काम को देख रहा होगा। ये तो आपने जस्ट अपने लिए किया था, ये फंक्शन आपने अपने आसानी के लिए बनाया था कि इसका काम है डेटाबेस के अंदर ले जाकर इस डेटा को सेव कर दो, ठीक है। और जैसे ही सेव हो जाए या तो हमें 1 रिटर्न करो या तो 0 रिटर्न करो। अगर ये 1 रिटर्न करता है तो इसका मतलब डेटा सेव हो चुका है, 0 रिटर्न करता है तो डेटा सेव नहीं हुआ। यहाँ तक बात किस किस को समझ में आ गई है, सबको समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से बुक में। हमारे पास चैप्टर नंबर 36 है, ये कह रहा है कि फंक्शन में आपने डेटा किस तरह से पास करना है। आप लोगों को पता है डेटा पास कैसे होता है फंक्शन के अंदर? हाँ भाई अहमद, नहीं पता। देखो अभी जो हम इतने देर से कर रहे हैं ना, बेसिकली हमने डेटा ही पास किया है, ठीक है। डेटा पास करने का मतलब क्या है कि यहाँ से आप आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं, ठीक है। बुक का नाम थोड़ा सा आसान सा लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है ना डेटा हम पास कर रहे हैं, बेसिकली इसको हम कहते हैं यहाँ से हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और इसके पैरामीटर में गेट कर रहे हैं, ये इसकी सही टर्म है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट आपने पास किया और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आपको पैरामीटर के अंदर मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला चैप्टर भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ वही काम हो रहा है, इन्होंने पैरामीटर के अंदर कुछ लिया और उसको यहाँ पे अलर्ट पे दिखा दिया। हमने अलर्ट की जगह console.log किया था जस्ट, ठीक है। अच्छा अभी हमारे पास आ रहा है पासिंग डेटा बैक फ्रॉम देम। क्या फंक्शन भी कोई डेटा पास कर सकता है? हाँ बिल्कुल, रिटर्न के ज़रिए पास कर सकता है, ठीक है। जहाँ पे भी हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और हमने कुछ रिटर्न करवाया है, तो आप प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को जहन में बैठाएं कि जहाँ पे भी आपने कॉल इस चीज़ को करवाया ये रिप्लेस हो जाता है इसके रिटर्न से, सही है। तो आ जाते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू आपको लास्ट क्लास के अंदर दिया था, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल वेस ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कौन सा है और ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है, ठीक है, इसको हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे इन सब चीज़ों को जो है ना कमेंट कर देता हूँ ताकि ये ब्राउज़र पे आके बार बार हमें तंग ना करे। मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जस्ट इसका नाम मैंने ABC रखा, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू मैं असाइन करा देता हूँ 5050। अभी अगर मैं इस लॉग को ABC दूंगा, बताओ क्या मिलेगा? 50 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ें आसान है। मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और इस फंक्शन का जो नाम है ना, इस फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं जस्ट प्रिंट, इसका नाम है। और इस फंक्शन के अंदर मैं लॉग करता हूँ ABC को।
अब सवाल ये है क्या इस ABC का एक्सेस इस फंक्शन के अंदर होगा या नहीं होगा? होगा। चलो अभी देखते हैं, ठीक है। मैंने इसको बंद किया, इसको कॉल कर लेते हैं प्रिंट, और यहाँ पे जो है ना इसको कॉल कर लेते हैं। अभी हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं जो वेरिएबल हमने फंक्शन के बाहर बनाया था क्या उसका एक्सेस फंक्शन के अंदर है या नहीं है। बाहर तो होता है, ये तो आप सबको पता है कि फंक्शन के बाहर इसका एक्सेस होगा। सवाल ये क्या इस फंक्शन के अंदर इसका एक्सेस है या नहीं है। और यहाँ पे आके मैं जल्दी से रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे 50 मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका एक्सेस यहाँ पे भी है। ऐसा वेरिएबल जिसका एक्सेस फंक्शन के अंदर भी है फंक्शन के बाहर भी है, इस वेरिएबल को आप क्या कहेंगे? ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। इस वेरिएबल को हम क्या कह सकते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। सिंपल मैंने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैंने ग्लोबल वेरिएबल लिख दिया सिर्फ अपने समझने के लिए। अभी देखते हैं क्या दोनों जगह पे मुझे 50 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यहाँ पे हमें दोनों जगह पे 50 मिल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, ये वाला जो हमने वेरिएबल बनाया है ग्लोबल वेरिएबल, नॉर्मल जिस तरह से हम पहले दिन से वेरिएबल बनाते हुए आ रहे हैं एज इट इज़ वैसे ही बनाया है, कोई नई चीज़ इसके अंदर नहीं है। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल ये वेरिएबल तभी कहलाएगा जब ये फंक्शन के बाहर बना है, ठीक है। कोई भी ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर बना हुआ है इसका स्कोप फंक्शन के अंदर भी है फंक्शन के बाहर भी है। स्कोप से क्या मुराद है? इसका एक्सेस फंक्शन के अंदर भी होता है फंक्शन के बाहर भी होता है। स्कोप को आप लिमिट भी कह सकते हैं कि इसकी लिमिट कहाँ तक है, ठीक है। इसकी लिमिट जो है ना पूरे आपके इस फाइल के अंदर तक है, सही है। इस फाइल के अंदर मैं कहीं पे भी ABC लिखूंगा मुझे क्या मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। इवन मैंने फंक्शन के अंदर लिखा, फंक्शन के बाहर लिखा, या if else या कहीं पे भी लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल आप लोगों को बनाना आता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है ना मैंने कर दिया है कमेंट ग्लोबल वेरिएबल को, और इस फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम एज इट इज़ मैंने सेम रखा, और इसके अंदर भी मैं रख देता हूँ 5050, ठीक है। तो पहले जो है ना इसका रिजल्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो हमें 50 मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे ये क्या कह रहा है? रेफरेंस एरर आ गया आपके पास, ABC इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ABC जो आपने यूज़ किया है वो जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर डिफाइन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हमने अभी मेमोरी के अंदर डिफाइन किया था वेरिएबल बना के। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वाला जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि मैंने इसको फंक्शन के अंदर बनाया हुआ है। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल आप फंक्शन के बाहर जो भी वेरिएबल बना रहे हैं वो ग्लोबल है, फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल बना रहे हैं वो लोकल है। इसका स्कोप कहाँ तक है, इसकी हद कहाँ तक है? सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर तक है। यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया था तब तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 50 मिल गई, लेकिन इस लाइन पे ये क्या कह रहा है? ABC इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि इस वेरिएबल की हद यहाँ तक नहीं है, ठीक है। देखते हैं कि क्या हमारे पास लाइन नंबर 29 से ये चीज़ आ रही थी। लाइन नंबर 29 से ये वाला एरर आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। और यहाँ पे लाइन नंबर 25 पे हमारा काम प्रॉपर चल गया, ठीक है। लाइन नंबर 25 के अंदर ये मिल रहा है और 29 से हमें क्या मिल रहा है? एरर मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ग्लोबल को भी मैंने क्या कर दिया, दोबारा से कोड बेस के अंदर रख दिया, कमेंट से मैंने हटा दिया, ठीक है। अभी एक ग्लोबल वेरिएबल भी मौजूद है, लोकल वेरिएबल भी मौजूद है, दोनों का नाम एज इट इज़ सेम है। दोनों का नाम क्या है? ABC है, ठीक है। और मैं वैल्यूज़ को भी जो है ना थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ ताकि डिफरेंस हमें समझ में आए। अच्छा, एक ग्लोबल वेरिएबल है, एक लोकल वेरिएबल है। यहाँ पे जल्दी से हम लिख देते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल का एक्सेस फंक्शन के अंदर भी होगा, फंक्शन के बाहर भी होगा। लोकल वेरिएबल का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर तक है। अभी इस फंक्शन के अंदर जो मैंने ABC लिखा है इसका भी एक्सेस है और इसका भी एक्सेस है। क्यों? क्योंकि ये भी इस फंक्शन के अंदर आ रहा है, वेरिएबल भी इस फंक्शन के अंदर है, तो ये इसको एक्सेस कर सकता है। और ये क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है तो इसका एक्सेस तो फंक्शन के अंदर होता ही है। अभी सवाल ये है कि यहाँ पे 50 आएगा या फिर 90, देख लेते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या मिल रहा है? 90, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक है, आप लोगों को पता है 90 मिल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने तुक्का लगाया है क्या, इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल है और एक
ग्लोबल वेरिएबल है। यहाँ पे जो मैंने ABC लिखा, इसको इसका भी एक्सिस है और इसको इसका भी एक्सिस है। अगर लोकल फंक्शन के अंदर मैंने अगर कोई वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले ये ढूंढेगा कहाँ, अपने इस लोकल स्कोप के अंदर। सबसे पहले इस वेरिएबल को ये कहाँ ढूंढेगा, लोकल स्कोप में, और अगर इसको यहाँ पे मिल जाता है तो इसको उठाकर यहाँ पे रख देगा। इस वजह से हमें क्या मिल रहा है, 90। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर ये मिला ही ना, अभी बताओ क्या आएगा, ABC इज नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, 50 आएगा। बिल्कुल ठीक है, इसका एक्सिस तो है ना यहाँ तक, इसका एक्सिस है यहाँ तक। ABC सबसे पहले ढूंढेगा लोकल स्कोप में, इसको यहाँ पे नहीं मिल रहा कोई वार नाम का कुछ भी, तो ये आ जाएगा ग्लोबल स्कोप में और ABC उठा लेगा यहाँ से, और यहाँ पे हमें मिल जाना चाहिए 50, ठीक है। यहाँ पे हमें 50 मिल रहा है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, हमें लोकल वेरिएबल समझ में आ गया, ग्लोबल वेरिएबल समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर तौर पे समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास चैप्टर नंबर 39 आ रहा है। इस चैप्टर पे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास, होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग को समझ लेते हैं, ठीक है। इसका नाम है होस्टिंग, ठीक है। ये वो वाला होस्टिंग नहीं है जो हम लोगों ने डिप्लॉय करते हुए पढ़ा था ना, वो होस्टिंग था। ये क्या है, होस्टिंग। होस्टिंग कुछ भी नहीं है, एक जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट होता है। अक्सर इंटरव्यू के अंदर जो है ना होस्टिंग से रिलेटेड सवाल आता है, ठीक है। हो सकता है आपको इसका कोई यूज़ केस ना मिले, आप ऐसी गलती ना करें कोड के अंदर, लेकिन जो है ना इंटरव्यूअर आपसे लाजमी इस चीज़ के बारे में पूछेगा। अभी होस्टिंग समझने के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए जो है ना एक यही सेम एग्जाम्पल बना लेते हैं। वेरिएबल ABC इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया, जल्दी से इसका नाम हम प्रिंट रख देते हैं। इस पे जो है ना मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल ABC इक्वल टू 3030, ठीक है। मैं जल्दी से लॉग कर दूंगा इसके अंदर ABC को, सही। अभी आप सबको पता है कि यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, 3030 मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसके लोकल स्कोप में ही ये चीज़ मौजूद है। देख लेते हैं क्या मिल भी रहा है या नहीं। मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट, और इसको जो है यहाँ पे कर लेते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे हमें 3030 मिल रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है, यहाँ तक चीज़ें आसान है। एक हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, एक लोकल वेरिएबल है, एज इट इज़ दोनों का सेम नाम है। ये सबसे पहले लोकल स्कोप में देखता है, तो इससे अभी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें आसान है। अगर यहाँ से मैंने वार के कीवर्ड को हटा दिया तो वेरिएबल एक ही है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। यहाँ पे मैं उस वेरिएबल को क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको अपडेट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको अपडेट किया, यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए अभी भी 3030, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे हमें 30 अभी भी मिल रहा है। अगर मैं इसको अपडेट ना करूँ फिर क्या होगा, क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। रिफ्रेश करते हैं, अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, 10, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें आसान हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी कवर की हुई हैं। मैं एक काम करता हूँ, इस अपडेट वाले पार्ट को जो है ना उठा के यहाँ रख देता हूँ और इस अपडेट को यहाँ से हटा देता हूँ। चलो ठीक है, 10 आना चाहिए ना। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, 10। अभी आप सबको पता है कि यहाँ पे 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यूज़ पहले किया, अपडेट मैं बाद में कर रहा हूँ। अगर मैं लॉग कर दूँ इसके बाद, अभी मैं ABC को देखूँ तो अभी बताओ क्या आएगा, इस पर क्या आएगा, इस पर क्या आएगा, 10 और 30। देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, अभी 10 और 30 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 10 और 30 यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैंने इसको पहले यूज़ कर लिया, फिर मैं अपडेट कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैंने इसको यूज़ किया, तो यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू मिल रही है। यहाँ तक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल आसान है, यहाँ तक सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं वार ABC, ठीक है। नहीं है, देख लेते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे ये सारा काम हो कैसे रहा है। मुझे पता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड, ना यहाँ पे 30 मिला है, ना यहाँ पे 10 मिला। अब ये जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ है ना, ये बेसिकली किसकी वजह से हो रही है, होस्टिंग की वजह से, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर होस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपके स्क्रिप्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं वो पहले लोड हो जाएंगे आपकी स्क्रिप्ट चलने से, ठीक है। नहीं आई बात समझ में, देखो मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल ABC, ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, ठीक है। इसी वेरिएबल को मैं कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ।
डिक्लेरेशन, असाइनमेंट। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने इसी लाइन पे असाइन भी करना था तो मैंने इसको 56 को यहाँ रख दिया और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इस सेम लाइन पे दो काम हो रहा है, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट। इस डिक्लेरेशन को आप इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन और असाइनमेंट यहाँ पे हो रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ इस डिक्लेरेशन की, सही है। सिर्फ और सिर्फ मैं डिक्लेयर होने की बात कर रहा हूँ, मेमोरी के अंदर स्पेस क्रिएट होने की बात कर रहा हूँ, वैल्यू असाइन होने की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि इस लाइन पे दो काम हो रहा है, आप सबको ऑलरेडी पता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर होने की। इसको रिमूव कर देते हैं। मैंने क्या कहा, जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं वो पहले डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट एक एक करके चलना शुरू होगी। बात समझ में आ रही है? जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल ये मौजूद है, एक वेरिएबल ये मौजूद है। स्क्रिप्ट चलने से पहले ये दोनों वेरिएबल मेमोरी के अंदर जा चुके हैं, बिल्कुल जा चुके हैं। होस्टिंग की कॉन्सेप्ट की वजह से मेमोरी के अंदर जा तो चुके हैं, लेकिन वैल्यू असाइन तभी होगी जब स्क्रिप्ट यहाँ तक पहुँचेगी, सही है। ABC नाम का वेरिएबल तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू कोई भी नहीं है। अभी ABC के नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट हो गया, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट हो गया। अभी एक एक करके चलाते हैं इसको। यहाँ पे ABC के अंदर 10 असाइन हुआ, ग्लोबल वाले के अंदर फंक्शन के अंदर हम आएंगे। यहाँ पे हम ABC को यूज़ कर रहे हैं। अब ये वाला ABC भी डिक्लेयर हुआ है। ये सबसे पहले कहाँ ढूंढेगा? अपने लोकल स्कोप में ढूंढेगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन ये इसको यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि ये वाला काम पहले ही लोड हो गया था। हम इस लाइन पे जब पहुँचे ना, ये वाला काम हो चुका था। क्यों? होस्टिंग की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें अनडिफाइंड मिल रहा है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ABC के अंदर हमने 30 भी रखा है, 30 मिलना चाहिए। फिर तो 30 इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ डिक्लेयर पहले हो रहा है, वैल्यू असाइन उसके अंदर लाइन पे ही होगी। अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे दोबारा से अगर लॉग लिख दूं और ABC को चेक करूं, अभी देखते हैं क्या मिलेगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, दूसरे वाले में हमें 30 मिल रहा है, जैसा कि हम सोच रहे थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें 30 मिल गया, क्यों? अब इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से जो है ना एक दफ़ा ड्राई रन करते हैं, ठीक है। ड्राई रन से क्या मुराद, हम जहन में इसको सोचते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है ABC नाम का ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ये डिक्लेयर हो गया। अभी स्क्रिप्ट हमारी चलना शुरू भी नहीं हुई है, ठीक है। स्क्रिप्ट चलने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। एक ग्लोबल वेरिएबल ABC के नाम का डिक्लेयर हो चुका है। बात समझ में आई? एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। बात समझ में आ गई? वैल्यू असाइन नहीं हुई है। दो वेरिएबल डिक्लेयर्स हो गए, एक ग्लोबल एक लोकल, दोनों का नाम एज इट इज सेम है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद हमारी स्क्रिप्ट चलना शुरू हो गई है। वेरिएबल मेमोरी के अंदर आ गया, ठीक है। अब स्क्रिप्ट चलना शुरू हुई। वेरिएबल ऑलरेडी मेमोरी के अंदर आ चुका था। इस लाइन पे उसने उसके अंदर क्या रख दिया? 10 रख दिया, ठीक है। ग्लोबल के अंदर सही है। ग्लोबल के अंदर इसने यहाँ पे इस लाइन पे क्या किया? 10 असाइन कर दिया। अभी हम नीचे आ गए, यहाँ पे console.log इसको मिला और यहाँ पे जो है ना एक वेरिएबल का यूज़ हुआ है ABC नाम के, ठीक है। ये सबसे पहले लोकल में ढूंढता है, उसके बाद ग्लोबल की तरफ मूव करता है, ऐसा ही है। तो इसको लोकल में मिला var ABC करके। क्यों मिल गया? क्योंकि स्क्रिप्ट चलने से पहले ये वाला काम तो हो चुका था, सही है। तो यहाँ पे इसने उठाया और इसकी वैल्यू गेट कर ली। इसकी वैल्यू तो अभी असाइन हुई नहीं है, हम मौजूद है इस लाइन पे, वैल्यू असाइन इसकी नहीं हुई है। डिक्लेयर हो चुका था। ये डिक्लेयर इस वजह से हो गया था, होस्टिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर होता क्या है कि स्क्रिप्ट चलने से पहले ये सारे वेरिएबल डिक्लेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू असाइन क्योंकि नहीं हुई थी, ये डिक्लेयर हो चुका है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड बनना, अनडिफाइंड हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये डिक्लेयर हो चुका है, वैल्यू उसके अंदर नहीं है। नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसके मेमोरी के अंदर ये डिफाइन हो चुका था। तो यहाँ पे हमें अनडिफाइंड क्यों मिला, ये बात समझ में आ गई। अभी हम नेक्स्ट लाइन पे आए, यहाँ पे अनडिफाइंड दिखाने के बाद अभी ये मेमोरी ऑलरेडी क्रिएट हुआ था, इसके अंदर इसने क्या रख दिया? 3030, ठीक है। यहाँ पे दोबारा हमने ABC को यूज़ किया, ये दोबारा से लोकल में ही ढूंढेगा क्योंकि हम फंक्शन के अंदर है। लोकल में अगर इनकेस नहीं मिलता है तो ये कहाँ चला जाएगा? ग्लोबल। लोकल में इसको मिला, वैल्यू भी असाइन हुई है इसके यूज़ होने से पहले। तो यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है? 3030, पहले में अनडिफाइंड, दूसरे में 30, कैसा ही है। रिफ्रेश, पहले में हमारे पास अनडिफाइंड, दूसरे में 30।
यहाँ तक बात समझ में आ गई जी? देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। अगर ये डिक्लेयर नहीं होता वार के कीवर्ड से, ठीक है, अगर ये वार के कीवर्ड से डिक्लेयर नहीं होता, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पे हमें अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है नहीं, क्योंकि इसको ABC के नाम का कोई मेमोरी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सही है, तो ये कहाँ चला गया? ग्लोबल में। हमने एक मेमोरी क्रिएट कर दी है। जब एक ABC के नाम की मेमोरी इसके खुद ही लोकल स्कोप में मौजूद है, ग्लोबल में कभी भी जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, तो मेमोरी तो पहले ही एलोकेट हो चुकी थी। क्यों? होस्टिंग की कॉन्सेप्ट की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पे ABC के अंदर हमें क्या मिला? अनडिफाइंड, क्योंकि असाइन भले हमने बाद में किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका एक्सेस, जिसका स्कोप फंक्शन के अंदर भी है, फंक्शन के बाहर भी। ठीक है, लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर तक है जिस फंक्शन के अंदर वो क्रिएट हुआ है। अभी बात समझ में आई? वेरिएबल जिसका एक्सेस फंक्शन के अंदर भी है, फंक्शन के बाहर भी है। ठीक है, लोकल वेरिएबल उसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर है जिसके अंदर वो बना है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा भाई ये वाली बात समझ में आ गई है। अभी अगर फंक्शन के अंदर मैंने वेरिएबल का यूज़ किया तो सबसे पहले ये ढूंढेगा अपने लोकल वेरिएबल लोकल स्कोप में। अगर इसको नहीं मिलता है तो ये कहाँ चला जाएगा? ग्लोबल में। सही है, अभी यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मैंने ABC का यूज़ किया। सही है, ये सबसे पहले कहाँ ढूंढेगा? अपने लोकल स्कोप में, जो कि इसको मिल रहा है। बात समझ में आ गई? जो कि इसको यहाँ पे मिल रहा है, तो ये ग्लोबल में जाने की जहमत नहीं करेगा। अभी ये इसको मिल क्यों रहा है? आप बोलोगे ये तो सर हमने यूज़ पहले किया है, इसको ये मिल क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग क्या कहता है कि ये जो वेरिएबल डेक्लेरेशन वाला पार्ट है, वेरिएबल डेक्लेरेशन वाला पार्ट आपकी स्क्रिप्ट चलने से पहले ही चल जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको पता चल गया कि ABC के नाम की मेमोरी हमारे पास है। अभी आप बोलोगे जब ये इसको मिल चुका था तो 30 भी मिलना चाहिए, अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है? 30 इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि डेक्लेरेशन वाला पार्ट पहले चला है, असाइनमेंट वाला थोड़ी। अभी मैंने आपको समझाया ये 2 लाइन का काम 1 लाइन में हम शॉर्ट हैंड तरीके से कर रहे हैं। डेक्लेरेशन तो हो चुका है, असाइनमेंट तो इसी लाइन पे होगी ना जब हम पहुँचेंगे। अभी हम इस लाइन पे हैं तो यहाँ पे असाइनमेंट कोई हो ही नहीं है और वेरिएबल मौजूद है तो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या मिलना चाहिए? अनडिफाइंड मिलना चाहिए। अभी बात समझ में आई? आ गई 50%? ठीक है, अभी जो है ना घर जाके इसकी प्रैक्टिस करना ताकि ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। अच्छा भाई और किसी का कोई सवाल होस्टिंग से रिलेटेड? लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, रिटर्न, फंक्शन, पैरामीटर, आर्गुमेंट। जी, लोकल वेरिएबल की 5 कर देते हैं वैल्यू। लोकल वेरिएबल हमारा ये रहा, इसको मैंने कहा 5। अभी बताओ, अभी फिर भी लोकल आएगा या ग्लोबल आएगा? देख लेते हैं। 5 आएगा, देख लेते हैं। इसको मैंने रिफ़्रेश किया, अनडिफाइंड, और यहाँ पे 5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा इससे ताल्लुक़ जो है ना ख़त्म हो गया, हमने इससे कता ताल्लुक़ कर लिया है। और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लोकल स्कोप में ही इस तरह की मेमोरी मिल रही है, तो ये ग्लोबल में जाने की जहमत नहीं करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ, ये अच्छा सवाल है कि अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ तो अभी यहाँ पे कोई लोकल के अंदर मेमोरी क्रिएट नहीं हुई है, तो ये कहाँ जाएगा? जब लोकल के अंदर मेमोरी इसको नहीं मिल रही ABC के नाम की, तो ग्लोबल में जाएगा। तो यहाँ पे अब अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, 10 होना चाहिए। रिफ्रेश, 10 और 5। बात समझ में आ गई? होस्टिंग समझ में आ रहा है? होस्टिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये कंपलसरी सवाल जिसको हम कहते हैं ना कि कंपलसरी इंटरव्यू के अंदर आएगा, ये वो सवाल है। सही है, कंपलसरी इसका सवाल इंटरव्यूअर जो है पूछता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, आप बोलोगे सर कि हम कोडिंग के अंदर ऐसी गलती नहीं करेंगे कि हमने उसको डिक्लेयर बाद में, या ऐसा काम हम नहीं करेंगे, लेकिन इंटरव्यू ये गलती करके आपको बैठा दें, पूछेगा ये अनडिफाइंड क्यों आया। सही है, तो होस्टिंग आप जहन में प्रॉपर तरीके से बैठा लें। आपने यूज़ करना है नहीं करना है वो बात की कहानी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट इसका बताता हूँ, वहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, और वो यूज़ केस भी होता है उसका। ठीक है, अच्छा
हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं किसको वो प्रायोरिटी ज़्यादा देता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो चीज़ें बिल्कुल ठीक है। अभी होस्टिंग के अंदर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाना है कि ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन को मैंने बनाया बाद में था, यूज़ में पहले कर लेता हूँ और इसको मैंने कमेंट से भी हटा दिया। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। रिफ्रेश, एज इट इज़ सेम चल रहा है, एज इट इज़ सेम चल रहा है। इसका मतलब फंक्शन भी पहले लोड हो जा रहा है स्क्रिप्ट चलने से, ठीक है, क्योंकि हमने इसको कॉल पहले किया है। अगर ये लोड नहीं हुआ होता, ये कहता ना कि प्रिंट इज़ नॉट अ फंक्शन, प्रिंट फंक्शन नहीं है, मैं नहीं जानता प्रिंट को, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का कोई एरर नहीं आया, बिल्कुल एज इट इज़ ये चल रहा है, ठीक है, जिस तरह से इसने चलना था। एक चीज़ और समझ में आ गई कि होस्टिंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो वेरिएबल आपका डिक्लेयर पहले हो रहा है, दूसरा काम क्या हो रहा है, आपके फंक्शंस जितने भी हैं, एक फंक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे के सारे वेरिएबल, सारे के सारे फंक्शन पहले लोड हो जा रहे हैं एंड देन आपकी स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलना शुरू हो रही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे बढ़ सकते हैं जी। सही है, नहीं मैंने वार दोनों में देखो, यहाँ पे एक ग्लोबल बना हुआ है वेरिएबल, यहाँ पे ये डायरेक्ट इसने 10 उठाया। अभी ये इसके बाद हमने इसको अपडेट किया ना, यूज़ करने के बाद हमने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद दोबारा जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। तो ऊपर वाले में 10 और नीचे वाले में 5, यही तो हो रहा है। सही है। अच्छा भाई, और किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड? इतनी चीज़ें समझ में आ गई, फंक्शन बनाना आ गया, आर्ग्यूमेंट पास करना आ गया, पैरामीटर में गेट करना आ गया, है ना, रिटर्न आप लोगों को प्रॉपर तौर पे समझ में आ गया, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, होस्टिंग आपको प्रॉपर समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा भाई, अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी जो है ना, आप कंडीशनली काम करेंगे। स्विच स्टेटमेंट के अंदर आप क्या करते हैं, कंडीशनली काम करेंगे। अभी आप सारे कहोगे कि कंडीशनली काम तो हम इफ एल्स के ज़रिए भी करते हैं, है ना। कोई भी स्विच स्टेटमेंट का काम आप इफ एल्स से कर सकते हैं, सही है। कोई भी काम जो स्विच स्टेटमेंट से होता है वो आप इफ एल्स से कर सकते हैं, जो इफ एल्स से होता है वो आप स्विच स्टेटमेंट से कर सकते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि किसी काम को करने के लिए आसानी इसमें पैदा हो, कोई काम करने के लिए आसानी उसमें हो, तो आप वहाँ पे चेक करेंगे कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है, ठीक है। वैसे दोनों काम जो है ना, कोई भी आपका काम दोनों तरीके से पॉसिबल है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इफ एल्स का ही यूज़ करते हैं, स्विच उनके प्रैक्टिस के अंदर नहीं होती, ठीक है। तो वो कहते हैं जब इफ से हमारा काम बन रहा है तो स्विच क्यों हम यूज़ करें, क्योंकि इसका सिंटैक्स डिफरेंट होता है तो मल्टीपल चीज़ें याद करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ बनता है वहाँ पे आप स्विच स्टेटमेंट को ही यूज़ करें, ठीक है। बिकॉज स्विच स्टेटमेंट जो है ना थोड़ा सा फास्ट होता है इफ एल्स से। क्या वजह है फास्ट होने की, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हमें क्या समझ में आ गया, जहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का काम बनता है हमारी कोशिश होगी वहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करें। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपकी मर्जी, आप इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका सिंटैक्स, इसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपने इंटरव्यू को भी तो क्रैक करना है, सिर्फ कोड थोड़ी करना है। कोड तो आप तब करेंगे जब किसी कंपनी में जाके हायर होंगे, ठीक है। तो हायरिंग वाला जो पार्ट है, जो आपके इंटरव्यू का पार्ट है, उसको भी तो क्रैक करना है। तो इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को सीखना भी लाजिम हो गया आप सबके ऊपर। तो अभी आ जाते हैं स्विच स्टेटमेंट पे, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट का सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा सिंटैक्स कि इसके लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिखा स्विच स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। आप लोगों को ये सिंटैक्स तो हमें याद ही था, है ना। कोई नया सिंटैक्स है ये, शुरू से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। फॉर के अंदर हमने यूज़ किया था, इफ एल्स के अंदर यूज़ किया था, ये सारी कहानी हमने कर रखी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सिंटैक्स आप लोगों को ऑलरेडी पता था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने जो एग्जाम्पल दिए ना, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। वैसे आपने अक्सर देखा होगा, मैं बुक से एग्जाम्पल वगैरह नहीं देखता हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल अच्छी है काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक वेरिएबल बनाया हुआ डे ऑफ वीक के नाम से। इस वेरिएबल के ऊपर इन्होंने कंडीशन चेक करवाई और ऑपरेटर लगा के मल्टीपल कंडीशन को इन्होंने चेक करवाया। नेक्स्ट लाइन पे भी इसी वेरिएबल के साथ कंडीशन चेक हो रहा है, ठीक है। कोई ऐसा काम जो एक ही वेरिएबल की कंडीशन चेक होने पे करवाना है, नहीं करवाना, ये काम मज़ीद आसान और बेहतर तरीके से हो सकता है स्विच स्टेटमेंट से, सही है।
एक ही वेरिएबल के ऊपर अगर आपकी मल्टीपल कंडीशन चेक हो रही है ना, तो वहाँ पे आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर मल्टीपल कंडीशंस अगर चेक हो रहे होंगे तो वहाँ पे आप स्विच स्टेटमेंट का स्विच स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे। कर सकते हैं वहाँ पे भी, लेकिन वो बेहतर वे नहीं है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी स्विच का काम इफ एल्स से हो जाता है, कोई भी इफ एल्स का काम स्विच से ईजिली हो जाता है। लेकिन हम क्या देखेंगे, कोई ऐसा कंडीशन जो एक ही वेरिएबल के उस पर हो रहा है, चेक हो रहा है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, स्विच यूज़ करेंगे। तो जल्दी से जो है ना मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर मैंने रखा डे। आज दिन है हमारे पास मंडे, आज है वेडनेसडे, और ये क्योंकि स्ट्रिंग है तो इसको मुझे ऐसे रखना पड़ेगा। सही है अभी? अच्छा भाई, यहाँ पे हमने डे के अंदर वेडनेसडे रखा, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ें आसान है। मुझे इस डे के ऊपर जो है ना मल्टीपल कंडीशन को चेक करना है कि आज अगर दिन है तो ये दिखा दो, अगर आज पीर है तो ये दिखाओ, बुध है तो ये दिखाओ, फ्राइडे है तो आपका कुछ अरेंज कर दो, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कुछ करना है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जिस भी वेरिएबल के ऊपर कंडीशन को चेक कराना है उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दूंगा। जस्ट बात समझ में आ गई? इसके अंदर कौन सा वेरिएबल आएगा जिसके ऊपर आपने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवाना है। अब मैं इसको कंडीशन नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा मल्टीपल केसेस को चेक करवाना है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर जो मेरा केस है, ठीक है, वो होता है मंडे का, ठीक है। इसका सेंटेक्स प्रॉपर तरीके से आप समझ लो, इसका सेंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है इफ एल्स से। यहाँ पे हमने केस बनाया, यहाँ पे मैंने लिखा अगर केस मंडे का है, तो यहाँ पे मैं टर्मिनेटर नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि ये क्या है, कॉलन। सेमी कॉलन तो ये होता है ना, ये हमारे पास कॉलन है। मैंने कहा जो हमारा केस है वो अगर मंडे का है तो आप लॉग कर देना टुडे इज़ मंडे, ठीक है। मुझे इसी वेरिएबल के ऊपर मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना था, तो यहाँ पे मैं दूसरा केस भी बना सकता हूँ। मैंने कहा जो अगर ये केस है वो ट्यूसडे का है, तो एक काम करो, आप लॉग पे दिखा दो टुडे इज़ ट्यूसडे। बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन पे कहता हूँ कि अगर जो केस है वो है फ्राइडे का, तो आप यहाँ पे लॉग में दिखा दो क्विज़ डे। सही है। कोशिश अभी यही होगी हमारी कि आपके यहाँ पे चैप्टर्स हो जाएं और फ्राइडे को मैं अरेंज कर दूँ आपका क्विज़, ठीक है। तो यहाँ इस फ्राइडे को नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे हमने रखा। अच्छा, वहाँ पे हम एल्स की कंडीशन भी बनाते हैं कि अगर ये सारे हमारे कंडीशंस फेल हो जाएं तो एल्स में चले जाना आप। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट को जो है ना एल्स कंसीडर करें। मैंने कहा अगर मंडे भी नहीं है, ट्यूसडे भी नहीं है, फ्राइडे भी नहीं है, तो आप लॉग कर दें हॉलीडे, लॉग कर दें हॉलीडे। और यहाँ पे आपकी क्लास मंडे होती है, वेडनेसडे होती है और यहाँ पे फ्राइडे होती है, जस्ट, ठीक है। और बाकी आपके लिए छुट्टी का दिन होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, केस में भी करना पड़ेगा। जस्ट हम इनिशियल लिख देते हैं ना सबका। सही है। अभी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। इसी वेरिएबल के ऊपर मैं मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहा हूँ। जितने भी कंडीशंस चेक हो रहे हैं वो इस वेरिएबल के ऊपर ही हो रहे हैं, ठीक है। अगर मल्टीपल वेरिएबल के ऊपर मल्टीपल कंडीशन को चेक कराना होता तो यहाँ पे काम कॉम्प्लेक्स हो जाता, ठीक है। स्विच के अंदर स्विच बनाना पड़ता। तो फिर फिलहाल यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, एक ही वेरिएबल के ऊपर काम हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने स्विच के ज़रिए इसको ईजिली कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। अभी देखते हैं क्या ये प्रॉपर चलता भी है। मैंने अभी वेड इसको दिया हुआ है, अभी हमारे पास वेडनेसडे आना चाहिए, बल्कि अभी मैं जो है ना इसको देता हूँ ट्यूसडे देता हूँ, ठीक है। अभी क्या आना चाहिए हमारे पास, हॉलीडे। रिफ़्रेश में करता हूँ, यहाँ पे हॉलीडे आ रहा है। यहाँ तक तो काम ठीक है। मैंने इसको जो है ना, मैंने इसको दिया फ्राइडे दिया, ठीक है। क्या आएगा,
क्विज डे, ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे क्विज डे भी आ रहा है और हॉलीडे भी आ रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के अंदर होता क्या है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर जहाँ भी इसको केस सही मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे भी इसको केस सही मिल जाता है, इसके बाद वाला ये सारा काम चला देगा, ठीक है। अगर इसको शुरू में ही केस सही मिल जाता है, इसके बाद वाला सारा काम चल जाता। मैं इसको मंडे करके देखता हूँ, सब कुछ आ गया, मंडे भी आ गया, वेडनेसडे भी आ गया, क्विज डे भी आ गया और हॉलीडे भी आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि स्विच के अंदर होता क्या है, जहाँ पे भी इसको केस सही मिल जाए ये इसके बाद वाला सारा काम चला देता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को, अगर यहाँ पे मेरा केस सही हो जाए तो इसको मुझे टर्मिनेट भी करना है, स्विच से बाहर भी निकालना है। टर्मिनेट के लिए आप लोगों ने एक चीज़ ऑलरेडी पढ़ रखी है जिसका नाम है ब्रेक, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर ये केस सही है तभी आप इस लाइन पे आए होगे, तो जब इस लाइन पे आप आ चुके हो, ये काम हो चुका है, तो नीचे वाले केस की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपने क्या कर देना है, इसको ब्रेक कर देना है। और ये वाला ब्रेक मुझे हर किसी के साथ लगाना पड़ेगा, बिकॉज वो हो सकता है वेडनेसडे पे आए, ठीक है। तो ये वाला ब्रेक हम यहाँ पे भी लगा देते हैं। और डिफ़ॉल्ट में भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन लगाने की ज़रूरत वैसे बनती नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर फेल होंगी अभी इस केस के अंदर, तभी हम डिफ़ॉल्ट के अंदर पहुंच रहे होंगे। अगर हम फ्राइडे पे भी आते हैं तो ब्रेक इसको डिफ़ॉल्ट पे जाने ही नहीं देगा, ठीक है। अगर हम वेडनेसडे पे आते हैं तो ब्रेक इसको डिफ़ॉल्ट पे जाने ही नहीं देगा। मंडे पे आते हैं तो ब्रेक इसको डिफ़ॉल्ट पे जाने नहीं देगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पे हम तभी पहुंचेंगे जब हमारी सारी कंडीशंस, सारे केसेस बेसिकली फेल हो जाए। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अभी टुडेज़ मंडे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? यहाँ पे हमें टुडेज़ मंडे मिल रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है ना मंडे को चेंज करके कर देता हूँ फ्राइडे, ठीक है। अभी देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। इसको मैंने फ्राइडे किया, अभी हमें क्या मिल रहा है, हॉलीडे, और जबकि नहीं मिलना चाहिए था एफ, ओके मैंने गलत जगह कर दिया ना, फ्राइडे सही है। अभी देखते हैं क्या मिल रहा है, क्विज डे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्राइडे के अंदर क्विज डे मिल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर रख देता हूँ कोई ट्यूसडे रख देते हैं। अभी क्या मिलेगा, हॉलीडे मिलेगा। देख लेते हैं क्या हमें यहाँ पे हॉलीडे मिल रहा है। हाँ यहाँ पे हॉलीडे मिल रहा है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई है। एक ही वेरिएबल के ऊपर मल्टीपल केसेस हमने चेक करवाए। अभी हम बात करते हैं ये फास्ट क्यों होता है फेल से। यहाँ पे वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्यूसडे आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्यूसडे। ये जो है ना डायरेक्ट ट्यूसडे के ऊपर जंप करेगा। इसको ट्यूसडे नहीं मिला, डायरेक्ट ये डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको जो है ना यहाँ पे फ्राइडे मिला, यहाँ पे नहीं, इसको जो है यहाँ पे क्या मिला, फ्राइडे मिला। ये मंडे वेडनेसडे पे जाएगा ही नहीं, ये डायरेक्ट जंप किसके ऊपर करेगा, फ्राइडे के ऊपर। इफ एल्स क्या करता है, पहले वाले को चेक करेगा, अगर गलत हुआ तो दूसरे वाले को चेक करेगा, फिर जाएगा तीसरे वाले पे। तो इन दोनों पे उसने टाइम लगाना है। ये डायरेक्ट जंप करता है फ्राइडे के ऊपर। आपने देखा था कि जब हम ब्रेक नहीं भी कर रहे थे और मैंने फ्राइडे से शुरू करवाया था, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं चली थी, क्योंकि वो डायरेक्ट जंप करके फ्राइडे पे आया था और इसके बाद वाला सारा काम उसने चला दिया था, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना ये इफ एल्स से हमारे पास थोड़ा सा फास्ट होता है। अभी बताओ स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? बिल्कुल ले सकते हैं प्रॉम्प्ट, अभी लेते हैं यहाँ पे जी। तो ऐसी अगर कोई वैल्यू आ जाए जो हमने केस के अंदर ना दी हो, जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ थर्सडे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट जंप करेगा डिफ़ॉल्ट पे, क्योंकि इसके केसेस के अंदर ये सारी चीज़ें है ही नहीं। सही है, डायरेक्ट कहाँ जाएगा, डिफ़ॉल्ट में। अभी देखते हैं क्या ये जा रहा है, डायरेक्ट इसने डिफ़ॉल्ट के ऊपर जंप कर दिया। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, और किसी का कोई इससे रिलेटेड सवाल? मल्टीपल केसेस के लिए मुझे नेस्टेड की तरफ जाना होगा। हाँ भाई, इफ एल्स की तरह क्या, एंड ऑपरेटर में चाहूँ तो यहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ पे कंडीशन को चेक करवा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इससे अगर कॉम्प्लेक्स काम करना है तो मैं कभी भी वहाँ पे स्विच का यूज़ नहीं करूँगा। अगर मुझे एक ही वेरिएबल के ऊपर कंडीशंस को चेक नहीं करना है
मल्टीपल कंडीशंस को मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर चेक करना है। मैं कभी भी वहाँ पे स्विच का यूज़ नहीं करूँगा। ये तो स्विच हम सीख रहे हैं अपने आसानी के लिए। कंडीशन चेक करना तो हमें इफ एल्स से भी आता था। अभी वो मुश्किल वाला काम यहाँ से करेंगे, ये आसान वाला काम वहाँ से करेंगे, तो फिर आप खुद ही फंस जाओगे। हाँ, कि कोई भी चीज़ यहाँ पे आप रख सकते हैं, कोई वो तो डेटा, अब डेटा टाइप्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, डेटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता है। एरे के अंदर यहाँ पे मल्टीपल डेटा है, तो एरे को एरे से कंपेयर नहीं हो सकता ना, वो वैल्यू से कंपेयर होगा। तो एरे में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, या तो आप लूप लगा के इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे या मैनुअली एक एक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। जब तक डेटा आपके पास स्ट्रिंग, बूलियन या नंबर के अंदर आएगा नहीं, उसको कंपैरिजन नहीं होगी उसकी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको जो है ना मैंने कर दिया कमेंट। अब सवाल ये है कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने टोटल 4 फंक्शंस बनवाने। ठीक है, एक फंक्शन का काम होगा ऐड करना, दूसरे का काम होगा माइनस, तीसरे का डिवाइड, चौथे का मल्टीप्लाई। एक बेसिक से हम कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, फंक्शंस के थ्रू हम बनाएंगे। आप चाहें तो विदाउट फंक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, फंक्शन का पहले फंक्शन का क्या काम होगा, ए और बी को सम करेगा और रिटर्न कर देगा। दूसरे का काम होगा ए और बी का डिफरेंस निकालेगा, रिटर्न कर देगा। तीसरे का काम होगा ए इंटू बी करेगा, रिटर्न कर देगा। और चौथे का काम होगा ए डिवाइड बाई बी करेगा और रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमने स्विच केस से चेक करना है। ठीक है, कि अगर यूज़र ने प्लस दिया हुआ है करने के लिए, तो आप इन दोनों नंबर को प्लस करो। अब ये दोनों नंबर भी आपने प्रॉम्प्ट से लेने हैं यूज़र से, जो 2 नंबर के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। ऑपरेशन का जो सिंबल है प्लस, माइनस, डिवाइड या फिर आपके पास जो मल्टीप्लाई होता है, वो भी आपने यूज़र से पूछना है। अब क्या चीज़ें समझ में आ गई। यूज़र से 3 प्रॉम्प्ट आप लेंगे। पहला नंबर पूछेंगे, दूसरा नंबर पूछेंगे, तीसरा ऑपरेटर पूछेंगे कि इन दोनों नंबर के साथ क्या करूं, प्लस करूं, माइनस करूं, डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं। जो भी आप देंगे, मल्टीप्लाई देंगे तो वो मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड देंगे तो डिवाइड करेगा, प्लस देंगे तो प्लस करेगा, माइनस देंगे तो माइनस करेगा। सवाल समझ में आ गया? हाँ भाई, इधर से जी। हाँ, ये विदाउट फंक्शन भी हो सकता है, एक ही फंक्शन से भी सारा काम हो सकता है, इफ एल्स से भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम इफ एल्स का भी यूज़ नहीं करेंगे। हमें अभी प्रैक्टिस करनी है स्विच केस की, हमें अभी प्रैक्टिस करनी है फंक्शन की। ये 2 टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं, तो हमें इन दोनों टॉपिक्स के प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, विदाउट फंक्शन भी हो सकता है, इफ एल्स के थ्रू भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमारी अप्रोच होगी फंक्शन भी यूज़ होगा और स्विच केस भी बनेगा। सबसे पहला काम तो हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे अपने 4 एम्प्लॉयज़ हायर कर लेते हैं। एक का काम होगा प्लस करना, दूसरे काम होगा माइनस करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जल्दी से यहाँ पे 4 हम क्या बना लेंगे, फंक्शन। एक का नाम रख देते हैं सम या ऐड या कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरे का नाम रखते हैं हम यहाँ तक बात किस किस को समझ में आ गई है? मैंने अभी तक 4 फंक्शंस बनाए। ठीक है, और चारों को नाम दे दिया, और इससे ज़्यादा भी मैंने कुछ भी नहीं किया। जिस फंक्शन का मैंने सिंटैक्स लिखा, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये चीज़ें समझ में नहीं आई हो, जो भी अभी मैंने कोड किया है? अभी अगर किसी ने सवाल करना है तो कर लो। अब मैं किसी से सवाल करूँगा तो वो क्लास से बाहर जाएगा, उसको अगर आंसर नहीं पता होगा। सबको समझ में आ गया क्या किया मैंने? 4 फंक्शंस बनाए और इन चारों को मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा मैं क्या चाहता हूँ कि ये सारे फंक्शंस जो है ना मुझसे वैल्यूज़ लें, आर्ग्यूमेंट लें बेसिकली, और हम 2 नंबर देना चाहते हैं। हम चाहें तो 3 के साथ कर सकते हैं परफॉर्म, 4 के साथ कर सकते हैं, 6 के साथ, 8 के साथ। फ़िलहाल हम एक बेसिक सा सिंपल कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं, तो हम 2 के साथ ही रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा a, b के नाम से आप पैरामीटर ले लो। ठीक है, सही है, a, b के नाम से इन्होंने पैरामीटर ले लिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? ठीक है, अच्छा यहाँ पहले फंक्शन का क्या काम है? a प्लस b को ऐड करके रिटर्न करेगा। तो मैंने कहा रिटर्न a प्लस b, कोई मसले की बात? दूसरे में क्या करूँगा?
तीसरे में रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी, है ना। अच्छा भाई इधर से आप खड़े हो ज़रा, पीछे से, आपसे पीछे खड़े हो जी। मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है? एस्टेरिक का, ठीक है बैठो। ए मल्टीप्लाई बाय बी। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ ए डिवाइड बाय बी, सही है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, चार हम लोगों ने एम्प्लॉय हायर किए हैं। एक का काम है प्लस करना, दूसरे काम है माइनस, तीसरा काम है मल्टीप्लाई, चौथा काम है डिवाइड। अच्छा इन लोगों का काम कंसोल वंसोल करना नहीं है, इनका काम क्या है, जो भी इसका रिजल्ट बन रहा है बेसिकली हमने उसको ही रिटर्न करवा लिया। अब जहाँ पे भी हम कॉल करेंगे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब हमारी मर्ज़ी है कंसोल करें, अलर्ट करें, किसी वेरिएबल के अंदर सेव करें, कोई मज़ीद कैलकुलेशन करवाएं, उसको एरे में पुश कर दें, जो भी करना होगा वो हम खुद से कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? ठीक है। अभी हमने एम्प्लॉय हायर कर दिया, अभी इस एम्प्लॉय का क्या काम है वो भी हमने समझा रखा है इसको। अभी हमें यूज़र से इनपुट लेने पड़ेंगे। ये टोटल इनपुट आएंगे 3, 2 तो वो बेसिकली नंबर देगा, नंबर 1, नंबर 2, तीसरा इनपुट वो देगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, जो भी हम उससे पूछेंगे। तो यहाँ पे हम 3 प्रॉम्प्ट बना लें। प्रॉम्प्ट, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ, सही है। 3 प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। और राइट फर्स्ट नंबर, और मैं बाय डिफ़ॉल्ट में क्या रखवा देता हूँ 2, ठीक है। और इसको मुझे ऑब्वियस सी बात है नंबर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। राइट सेकंड नंबर, इसमें भी 2 रख देते हैं। और ऑब्वियस सी बात है इसको भी क्या करना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट, ठीक है। और तीसरा हम क्या पूछेंगे, विच ऑपरेशन डू यू वांट, ठीक है। और यहाँ पे हम उससे सिंबल पूछ लेते हैं या नाम पूछ लेंगे, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी पूछ सकते हैं, सिंबल पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने प्लस रखा, और यूज़र को एटलीस्ट पता भी चले सिंबल देना है, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसे करके दिखा देते हैं, ताकि जो है ना उसको पता चल जाए कि उसने इनपुट के अंदर देना क्या, और बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर मैंने प्लस भी रखा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, प्रॉम्प्ट ऊपर भी ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इन तीनों को वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ ना, और करना ही पड़ेगा। वेरिएबल, इसका नाम रखते हैं नंबर, ठीक है। अब मैं चेंज कर देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2। अच्छा, ये वेरिएबल नेम के बीच में या एंड में नंबर आ सकता है क्या? मैंने 1, 2 लिखा, आ सकता है। शुरू में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। आपके एमसीक्यू में ये सवाल दिखा था, तो तभी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। आखिर शुरू में डॉलर आ सकता है क्या? डॉलर आ सकता है? आ सकता है, ठीक है। डॉलर आ सकता है, आपके पास अंडरस्कोर आ सकता है, ठीक है। आपके पास ऐसा ही कोई सवाल था, अंडरस्कोर लिखा हुआ था, डॉलर था, और यहाँ पे कोई नंबर था 1 करके, आई थिंक था, है ना। तो यहाँ पे वही वाला मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर था, तो आप लोगों ने आई थिंक सही किया होगा, है ना। ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे आ जाते हैं, विच ऑपरेशन डू यू वांट डू ये, ठीक है। विच ऑपरेशन डू यू वांट टू परफॉर्म, और यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें दिखा दी, और इसको हम वेरिएबल के अंदर रखते हैं जिसका नाम होगा ऑपरेशन, ठीक है। इसका नाम ऑपरेशन में रखा। अभी हमें बेसिकली कंडीशन को चेक कराना है, इफ़ एल्स के ज़रिए भी हो सकता है, लेकिन हम स्विच की तरफ जाएंगे। अभी बताओ क्या करूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, दिख रहा है आप लोगों को? सही है, या जूम रहने दूँ? चलो ठीक है। अच्छा, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है ना, अब इसकी नीड नहीं है। ये हमने 3 प्रॉम्प्ट भी ले लिया, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अभी बताओ क्या कंडीशन बननी चाहिए? सबसे पहले तो सिंटैक्स लिख देंगे, बिल्कुल ठीक है। स्विच, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है।
अच्छा, इसको जो है ना आप कर्ली ब्रेसेस भी कह सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी होता है, इसी तरह से इसको आप राउंड ब्रैकेट कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, बाद लोग इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग के ये सारे टर्म्स होते हैं, बाद इंटरव्यू इसके अंदर भी आपको फंसा सकता है। ठीक है, कि पैरेंथेसिस क्या होता है, अब ब्रेसेस क्या होता है। आप लोगों ने बोला होगा हमने तो स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट पढ़ा हुआ है, ये कौन सी नई चीज़ आ गई। ठीक है, तो पैरेंथेसिस और ये क्या आ गया आपके पास, ब्रेसेस। बात समझ में आई? ठीक है, और इसको तो हम बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट ही कह रहे होते हैं। अच्छा भैया, ये अभी स्विच के ब्रैकेट के अंदर हम वो देते हैं जिस वेरिएबल के ऊपर मल्टीपल कंडीशन चेक हो रही हो। ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसके अंदर मल्टीपल कंडीशन चेक होगी? ऑपरेशन। पक्की बात है। अच्छा, यहाँ पे हमें कंडीशन मल्टीपल चेक करवाना है किस वेरिएबल के ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जल्दी से लिख देते हैं ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा ऑपरेशन ट्रिपल इक्वल टू प्लस लिखूँ? नहीं लिखूँ, ये इफ एल्स के अंदर होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनेगा। सही है, वेरिएबल का नाम आ गया, इसके ऊपर आप मल्टीपल केसेस चेक करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, इफ एल्स होता तो आप यहीं पे क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या ऑपरेशन प्लस है तो ये कर दो, माइनस है तो ये कर दो, डिवाइड है तो ये कर दो, है ना। इफ एल्स की कंडीशन सबके जहन में बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो आप अपने आप से सवाल करो कि आपने क्या इफ एल्स सही नहीं पढ़ा। अगर बन रही है तो ठीक है, आप लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी स्विच के अंदर मैं केस चेक करवाता हूँ, क्या हमारा जो केस है वो है प्लस का। तो एक काम करना, लॉग करवा देना। लॉग में क्या कराऊँ, फंक्शन बना हुआ है ना ऐड का, ऐड को कॉल करो। नंबर क्या दूँ इसको, ये आर्ग्यूमेंट भी तो मांग रहा है, ए और बी मांग रहा है। जो प्रॉम से नंबर 1 और नंबर 2 आया एज इट इज। ठीक है, नंबर 2 ब्रेक करना पड़ेगा क्या, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या ये ठीक चलता है। रिफ्रेश, और फर्स्ट नंबर 2, सेकंड नंबर 2, ऑपरेशन प्लस, ओके, और यहाँ पे 4 मिल गया। बात समझ में आई? अभी हमें क्या करना है, यही काम, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए यही काम करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ना एक केस हमने बनाया हुआ है, मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ अभी, सिंटैक्स समझ में आ गया है? कॉपी, हाँ ठीक है, साइन चेंज करना पड़ेगा, मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, ये बहुत बुरे तरीके से आ गया है फॉर्मेट। ठीक है, और प्लस की जगह माइनस, ऐड की जगह आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन, और ये आ जाएगा आपके मॉडुलस भी हो सकता है। यहाँ पे कर देते हैं इसको स्टेरिक, और इसको मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और इसको मुझे करना पड़ेगा डिवाइड, और इसको कर देते हैं डिव मैंने नाम रखा हुआ है उसका, डिव। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आप सबको? ठीक है, अभी देखते हैं क्या ये प्रॉपर चलता भी है। ब्रेक किया हुआ है मैंने, ब्रेक सबके साथ मैंने किया हुआ है। ठीक है, रिफ्रेश, और यहाँ पे मैंने इसको दिया 6, यहाँ पे मैं 2 देता हूँ, और इसको मैंने प्लस को हटाकर मल्टीप्लाई कर दिया। 6 × 2 12। अच्छा भाई 6 × 2 मैंने किया तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब काम यहाँ पे प्रॉपर ठीक चल रहा है। मैंने लिखा 4, और मैं कर देता हूँ -2। -2 नहीं करना है ना, 2 करना है। माइनस तो यहाँ देना पड़ेगा, माइनस। अभी बताओ क्या होगा, 2 बचा, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे इसको जो है ना 5 और मैं कर देता हूँ डिवाइड। 5 डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइड बाई 5, 1 आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई सवाल इससे रिलेटेड? ठीक है, अच्छा मैंने रिफ़्रेश किया, मैं देता हूँ 2, और यहाँ पे जो है ना मैंने कोई मॉडुलस दे दिया, मॉडुलस हमारे पास है नहीं। ओके करता हूँ, कुछ भी नहीं आता। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है इनवैलिड कमांड। मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, इनवैलिड कमांड। हम डिफ़ॉल्ट बनाएंगे और डिफ़ॉल्ट में लिख देंगे, हाँ भाई इनवैलिड कमांड मैंने लिखा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ -4, और यहाँ पे मैं -7 दे देता हूँ। प्लस किया, देखो माइनस में आंसर आया, तो ये माइनस के हिसाब से चलेगा। फिलहाल मैं 2 और यहाँ पे @ या ऐसा कुछ देता हूँ, तो यहाँ पे इनवैलिड कमांड आ रहा है। ठीक है, इनवैलिड
कमांड की स्पेलिंग यहाँ पे हो गई है गलत। सही है, अभी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहाँ तक कोई मसला? फंक्शन आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया है, ठीक है। फंक्शन के अंदर जितने कॉन्सेप्ट थे वो हमने आपको पढ़ा दिए हैं। स्विच केस आपको समझ में आ गया, स्विच कब यूज़ करना है, इफ एल्स कब यूज़ करना है ये समझ में आ गया, स्विच फास्ट क्यों होता है इफ एल्स से, ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं ना यूज़र से टेक्स्ट में ही पूछ लूँ कि ऐड करवाना है माइनस कराना है, तो फिर वो हमें टेक्स्ट देना पड़ेगा, फिर वहाँ पर मैं जो है ना सिंबल दूंगा तो वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा। सही है, बिकॉज ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी आ सकता है, सिंबल हो, अपना टेक्स्ट हो, नंबर हो, कुछ भी हो। अच्छा भाई, यहाँ बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखो यहाँ पे मैंने कहा अगर हमारा यूज़र ऐड करने मांग रहा है तो आप जो ना इस ऐड को बुलाओ, उसको दो पैरामीटर उसके पास कर दो, दो आर्ग्यूमेंट पास कर दो। ऐड बेसिकली हमारा एम्प्लॉय है, उसको ऐड करना आता है, हमें ऐड करना नहीं आता। अगर मैंने फंक्शन का यूज़ नहीं करना है तो मुझे करना पता है क्या पड़ेगा? यहाँ पे जो है ना मुझे करना पड़ेगा नंबर 1 प्लस का नंबर 2। अभी उस फंक्शन की कोई नीड बाकी नहीं है, काम एज इट इज़ वैसे ही चलेगा, लेकिन ये वाला काम उठा के मैंने किससे करवाया? फंक्शन से कराया। अभी यहाँ पे इस फंक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें फंक्शन की प्रैक्टिस करनी थी, तो इस वजह से मैंने इस काम को थोड़ा सा लेंदी किया, फंक्शन बना के फंक्शन का यूज़ किया। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, और किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड? सर जैसे इसमें कैलकुलेटर में क्लियर का ऑप्शन आता है, क्लियर के बाद दोबारा फिर वही रिस्टार्ट हो जाता है। हाँ, क्लियर कर सकते हैं। क्लियर कैसे होगा? रिस्टार्ट अगर करना हो उसको क्लियर करके रिस्टार्ट, मतलब कि दोबारा नंबर लेना हो। क्लियर करके देखो, अभी तो बेसिकली जो हम इनपुट दे रहे हैं ना, एक दफ़ा हमने दिया इसको, ये टास्क परफॉर्म करेगा और हमारा कोड क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, ठीक है। अभी ये काम हो रहा है, मैं कोई ऐसा काम करवाना चाहता हूँ कि हमारे पास रिजल्ट आ जाए, दोबारा से ही हमसे प्रॉम्प्ट पूछना शुरू कर दें। तो ये वाला काम हम कैसे करेंगे? लूप के ज़रिए करेंगे। लूप हमें बनाना पड़ेगा कि ये रिज़ल्ट दो, दोबारा से लूप में आप चले जाओ, ये रिज़ल्ट दो, दोबारा से आप लूप में चले जाओ। विदाउट लूप ये पॉसिबल नहीं है। विदाउट लूप पॉसिबल है, लेकिन मैनुअली काम आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लूप का हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप से भी काम हो सकता है हमारे पास, तो ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे फॉर लूप से भी काम हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ और लूप्स होते हैं जो कि ज़्यादा रिकमेंड है यहाँ पे, जैसे कि वाइल। लेकिन फॉर से भी अगर आप चाहें तो काम ये हो जाएगा। फिलहाल हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आ जाता है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर कुछ भी नहीं है, ये कह रहा है स्विच स्टेटमेंट को कंप्लीट कैसे करना है। ऊपर इन्होंने शायद आधा बताया हुआ था, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सारे केसेस हो जाएंगे तो एंड में डिफ़ॉल्ट भी आप करवा दो, और ब्रेक वगैरह ये सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ ली है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ये सारे चैप्टर्स हो गए कंप्लीट। अच्छा, तकरीबन जो है ना 40 चैप्टर्स मैंने आपको करवा दिए, तो आप लोग जहन में रखो कि आपका क्विज़ मैं कभी भी स्केड्यूल करवा दूंगा। ये 40 चैप्टर्स आपके प्रैक्टिस में होने चाहिए। बात समझ में आ गई? भाई नीचे आते हैं, इन्होंने कहा कि यही काम अब हम करेंगे किससे? वाइल से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, ये जो कोड है ना, कोड का मैंने आपको बताया हुआ है, कोड आपको गिटहब से मिल जाएगा, ठीक है। तो कोड की टेंशन नहीं लिया करो। चल, इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और इसको दोबारा से हम थोड़ा सा जो है ना जूम कर लें, ठीक है। यहाँ पे हम वाइल लूप समझ रहे थे। अच्छा, वाइल लूप समझने के लिए सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स बना लेते हैं। कोई नया सिंटैक्स नहीं, यही वही पुराना सिंटैक्स है जो आप लोगों ने स्विच में पढ़ा, फॉर में पढ़ा, और इफ एल्स के अंदर और भी मल्टीपल चीज़ों के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो वाइल का सिंटैक्स आपने लिखा। फॉर के अंदर यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं ना, हाँ, फॉर के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। वाइल के अंदर जस्ट एक ही चीज़ आएगी जिसका नाम है कंडीशन, ठीक है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, वाइल के ब्रैकेट का काम चलता रहेगा, सही है। अगर यहाँ पे मैंने अगर ट्रू लिख दिया और इसके अंदर मैंने कोई भी काम करवाया, इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा, क्योंकि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये वाला काम हमारा चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, फॉर के अंदर ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं कि उसके लिए आप मेमोरी क्रिएट करो, इनिशलाइज करो, वेरिएबल को अपडेट करो, ये सारी कहानी करो। वाइल के अंदर कोई ऐसी कहानी नहीं है। वाइल कहता है कोई आपका पहले से वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, उसके ऊपर भी आप काम करवा सकते हैं, अलग से वेरिएबल बनाने की क्या ज़रूरत। मेरे पास एक पहले से फॉर एग्जांपल आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था जिसके अंदर 5 रखा हुआ है। ऐसा ही कुछ भी हो सकता है, कोई एरे हो सकता है, एरे की लेंथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये।
कोई स्टूडेंट का डेटा हो सकता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ हुआ था। मैंने कहा जब तक जो आई की वैल्यू है, ठीक है, वो बड़ी है या वो छोटी है 6 से या 0 से, ठीक है, तब तक ये वाला काम चलाना। अभी बताओ कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है, ठीक है। अभी बताओ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? जब तक हमारे पास आई की वैल्यू बड़ी है 0 से, ट्रू है ना, पहली दफ़ा में वैल्यू बड़ी होगी। तो ये वाला लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए? इनफाइनाइट है। देखते हैं, देखो ये इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, चल रहा है, तो ऐसे रोक देते हैं। देखिए ये इनफाइनाइट टाइम चल गया। यहाँ पे ये चीज़ें कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन हमने कोई कंडीशन ही ऐसी बना दी है यहाँ पे कि अभी इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। मैंने कहा एक दफ़ा जब ये काम हो जाए तो आई के अंदर डिक्रीमेंट करते जाओ। क्या करते जाओ? डिक्रीमेंट, ठीक है। अभी ये पहली दफ़ा चेक करेगा, कंडीशन क्या मिली? ट्रू मिली, और ये चल जाएगा। दूसरी दफ़ा चेक करेगा, कंडीशन अभी भी ट्रू, क्योंकि यहाँ पे 4 हो चुका होगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे 0 आएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, और हम निकल जाएंगे इसके बाहर। अभी देखते हैं ये कितने टाइम चलता है। अभी ये 5 दफ़ा चल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा ये वाला काम हम फॉर से भी कर सकते थे, ठीक है। मैं आई की वैल्यू को अगर चेक करूँ तो पहली दफ़ा में क्या मिलेगा? पहली दफ़ा ऑब्वियस सी बात है 5 मिलेगा। दूसरी दफ़ा एक उसमें से कम होगा तो 4 मिलेगा, फिर 3, 2, 1, और यहाँ पे 0 पे जाके ये टर्मिनेट हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से चल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा वाइल का एक मैं आपको अच्छा यूज़ केस बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप लोगों ने यूज़र से कोई इनपुट लेना है, कोई भी एटीएम वगैरह के अंदर अगर आप पिन गलत डालते हैं तो वो आपसे पिन दोबारा पूछता है ना। इस तरह का काम आप रिपीटेड टाइम करवा सकते हैं। कोई हमें तादाद नहीं पता कि कितने दफ़ा जो है ना ये लूप चलना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है कि हमें तादाद अगर पता हो कि लूप कितने दफ़ा चलाना है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। तादाद ही नहीं पता कि लूप चलना कितने दफ़ा चाहिए तो हम वहाँ पे वाइल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऐसी कंडीशन बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो है ना कहा जो हमारा यूज़र से एक इनपुट लेते हैं, बेसिकली पिन पूछेंगे, या एक करेक्ट पिन यहाँ पे पहले रख देते हैं। करेक्ट पिन, सही है, करेक्ट पिन, और इक्वल टू मैंने कहा 1 2 3 4। बेसिकली यहाँ पे मैंने करेक्ट पिन रखा 1 2 3 4। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये एटीएम का करेक्ट पिन है। यूज़र से एक पिन पूछते हैं, वार यूज़र इनपुट, ठीक है। यूज़र इनपुट मैंने पूछा और यहाँ पे लिखते हैं प्रॉम्प्ट एंटर योर पिन, ठीक है। और यहाँ बाय डिफॉल्ट में हम बाय डिफॉल्ट छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट पिन के नाम से एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल यूज़र इनपुट के नाम से, ये जो भी यूज़र देगा वो आगे स्टोर हो जाएगा। अभी हमें नहीं पता कि यूज़र कितनी दफ़ा गलत पिन डाल सकता है, हमें तादाद ही नहीं पता कि कितने दफ़ा उससे प्रॉम्प्ट बार बार पूछते रहना है, तो यहाँ पे फॉर बनता नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन हम बना सकते हैं कि अगर यूज़र ने गलत दिया फिर से फॉर चला दो, कंडीशन तो बन जाएगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वाइल का कोई भी काम फॉर से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बेहतर कौन सा है? वाइल है, क्योंकि हमें तादाद ही नहीं पता ना। तो मैंने कहा वाइल, और इसके अंदर हम क्या देते हैं? कंडीशन। अगर जो करेक्ट पिन है वो नॉट इक्वल टू है किसके? यूज़र इनपुट के। ये नॉट का मतलब पता है ना आप लोगों को, ये कब ट्रू फॉल्स देता है? तो एक काम करना, अगर ये इनपुट उसने सही नहीं दिया तो दोबारा से प्रॉम्प्ट खुलना चाहिए ना, और यहाँ पे आना चाहिए रॉन्ग इनपुट ट्राई अगेन, सही है। और यहाँ पे इसी वेरिएबल को अपडेट कर देते हैं। अगर उसने सही दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे जैसे ही फॉल्स बनेगा, अगर उसने सही दिया होगा तो फॉल्स बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने उल्टा किया हुआ है, एब्सोल्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसके बाहर निकल जाएंगे। मैंने लॉक करवा दिया करेक्ट
पिन और अपडेट मुझे इसको करवाना चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी करके कर देता हूँ पेस्ट। बात समझ में आई? अभी देखते हैं क्या ये चलता भी है या ऐसे ही हमने बना दिया। रिफ़्रेश मैंने किया, एंटर योर पिन, मैंने कहा 1 2 3 4, मुझे नहीं पता, ओके। दोबारा पूछ रहा है, जब मैं दूंगा ये तब तक मांगता रहेगा इनपुट। बात समझ में आई? हमें तादाद पता है कितने दफ़ा लूप चलना चाहिए? तादाद हमें नहीं पता। जैसे ही यूज़र ने दिया 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 पे हमने क्या पिन रखा हुआ है? 4 डेटा स्ट्रिंग में। अच्छा 1 2 3 4 है, वो कोई इशू नहीं है, और यहाँ से भी तो स्ट्रिंग जा रहा है ना। 1 2 3 4 पिन था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग का मसला इसलिए नहीं है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट भी तो इसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, है ना। तो यहाँ पे प्लस मैंने लिखा ही नहीं है, तो 1 2 3 4 है करेक्ट पिन। मैंने 3 3 तक लिखा था। 1 2 3 4 पहली दफ़ा में बाहर आ गए, लूप हमारा चला ही नहीं। क्यों नहीं लूप चला? क्योंकि पहली ही दफ़ा में कंडीशन यहाँ पे फॉल्स बन गई, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए, ठीक है। अगर हम कोई गलत देते हैं तो कंडीशन ट्रू, ये चल जाता। फिर गलत देंगे तो कंडीशन ट्रू, ये चल जाएगा। जैसे ही हमने सही दिया कंडीशन फॉल्स और हम निकल जाएंगे इस लूप के बाहर। ये वाली बात किस किस को समझ में आ गई है? अच्छा भाई यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले मुझे आप सारे ये बताओ कि ये दो लाइन आप लोगों को समझ में आ गया। एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसके अंदर हमने हार्ड कोडेड वैल्यू रखी हुई है और इसके अंदर जो है मैंने यूज़र से प्रॉम पूछा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने वाइल लूप बनाया। वाइल लूप के अंदर हमने समझा हुआ है जब तक यहाँ पे इसको ट्रू मिलेगा इसके अंदर वाला काम चलता ही रहेगा। जैसे ही यहाँ पे फॉल्स मिलेगा हम इस लूप के निकल जाएंगे बाहर। सही है? अभी आप एज्यूम करो जैसे ही यहाँ फॉल्स मिलेगा हम ये वाला लाइन प्रिंट करेंगे, जैसे ही यहाँ पे ट्रू मिलता रहेगा ये यहाँ पे चलता रहेगा क्योंकि ये लूप है। जब तक यहाँ ट्रू रहेगा तब तक ये वाला काम चलता रहेगा और यहाँ हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। अभी बात समझ में आ रही है? ठीक है। कंडीशन हमने चेक क्या की है, जो करेक्ट पिन है और जो यूज़र पिन दे रहा है क्या वो बराबर नहीं है। ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ कर दूँ ना तो ये काम उल्टा हो जाएगा। अगर यूज़र ने सही दिया होगा तो ये प्रॉम्प्ट पूछने लग जाएगा बार बार। बात समझ में आई? देखो यूज़र ने जो पिन दिया वो यूज़र इनपुट के बराबर है, आपने करेक्ट पिन के बराबर है। करेक्ट पिन और यूज़र का इनपुट अगर बराबर है तो उससे प्रॉम्प्ट पूछना कोई तुक बन रही है इस बात की? अगर पिन बराबर है तो यहाँ जाना चाहिए, लूप में हम जाएँ क्यों? तो इसको मैंने नोट लगाया। अगर नहीं है बराबर तब ये वाला काम करो, अगर बराबर है तो यहाँ निकल जाओ। यहाँ तक बात समझ में आई अहमद? ठीक है। मैंने कहा अगर बराबर नहीं है तो आपने करना क्या है, दोबारा से प्रॉम्प्ट पूछना है। ठीक है, दोबारा से प्रॉम्प्ट पूछेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये जो प्रॉम्प्ट हम दोबारा से पूछ रहे हैं इसको इसी वेरिएबल के अंदर अपडेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन चेक हो रही है इसी वेरिएबल के ऊपर चेक हो रही है। सही है? और सिंगल इक्वल टू हम अपडेट के लिए ही यूज़ करते हैं, ऐसा ही है। तो यहाँ पे अगर उसने दोबारा गलत दिया, यहाँ पे जाके दोबारा ये रॉन्ग पिन आएगा, यहाँ पे कंडीशन दोबारा से ट्रू बनेगी, फिर ये पूछेगा। अगर यूज़र ने 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 4 दे दिया, अभी यूज़र इनपुट के अंदर 1 2 3 4 आ चुका है, कंपेरिजन होगा, यहाँ पे आंसर बनेगा फॉल्स। दोनों बराबर हो जाएंगे लेकिन यहाँ पे नोट लगा हुआ है तो फॉल्स बनेगा। ठीक है। तो जैसे ही ये फॉल्स बनेगा हम निकल जाएंगे इस लूप के बाहर और ये वाली लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी। हाँ भाई अहमद, समझ में आया? अभी आ गया? ठीक है। अच्छा भाई और कोई स्टूडेंट जिसका कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, वाइल लूप से रिलेटेड? देखो ये 1 2 3 4 एज्यूम करो, यहाँ पे भी जो है ना हमें मिल रहा है 1 2 3 4। बताओ यहाँ पे ट्रू बनेगा फॉल्स बनेगा? ट्रू बन रहा है ना। यहाँ पे टोटल फाइनल आंसर क्या बन रहा है? ट्रू बन रहा है। अगर ये दोनों सही हैं तो हमें इनपुट लेने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे ट्रू बन रहा था, मैंने इसको फॉल्स करवाना था तो एब्सोल्यूट लगा दिया बस। अभी आ जाते हैं इसके बाद वाले टॉपिक पे डू वाइल लूप। ठीक है। अच्छा भाई डू वाइल पे आ जाते हैं। डू वाइल भी बहुत ही कोई आसान सा टॉपिक है आपके पास, इसको देख लेते हैं। आपके पास कुछ मिनट्स बाकी हैं, तकरीबन 8-10 मिनट हैं, देख लेते हैं। अच्छा डू वाइल जो है ना, डू वाइल को समझने के लिए, बल्कि समझने से पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स समझाता हूँ। इन सब चीज़ों को कमेंट कर दूँ मैं? ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले डू वाइल लूप है ना ये, तो आपने लिखना है डू
और यहाँ पे लगाना है कर्ली ब्रेसेस। सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और उसके बाद लिखना है वाइल और लगा देना है स्मॉल ब्रैकेट। ये इसका सिंटेक्स है। क्या है? सिंटेक्स है। तकरीबन सिंटेक्स आप लोगों को याद है। ये एक थोड़ा सा नया सिंटेक्स है, तो इसको आप लोगों ने 3-4 दफ़ा अगर खुद से बना लिया तो ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी आपके जहन में बैठ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डू वाइल का काम क्या होता है? ये पहले काम करता है, बाद में कंडीशन को चेक करता है। बाकी सब क्या कर रहा था? फॉर पहले ही चेक कर रहा था, उसके बाद स्टेटमेंट की तरफ आ रहा था। ये देख रहे हो आप, स्टेटमेंट वाली ब्रैकेट पहले लगी हुई है। कर्ली ब्रेसेस तो स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है और स्टेटमेंट वाली ब्रैकेट पहले लगी हुई है, कंडीशन वाली ब्रैकेट बाद में। अब डू वाइल के अंदर यही है कि पहले ये काम करेगा, बाद में कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अच्छा, ये वाइल की तरह ही आपके पास चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो पहले वेरिएबल डिक्लेयर है हम उसके ऊपर ही चलाएंगे इसको, या कोई भी अगर मुझे काम करवाना होगा जिस तरह से मैंने आपको पिन वाली एग्जांपल दी, वो काम भी इससे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके अंदर हम रख देते हैं 0। बात समझ में आई? मैंने कहा कि आप लॉग करवाएं आई को, ठीक है। कब तक करवाना है? जब तक जो आई है ना, जब तक जो आई है वो छोटा रहे 5 से। मतलब कितनी दफ़ा चलेगा? इनफाइनाइट चलना चाहिए क्योंकि हमने जो है आई को कभी अपडेट किया ही नहीं है। हर टाइम आई क्या रहेगा? 5 रहेगा। आई 0 रहेगा और 0 हमेशा छोटा रहता है 5 से, तो ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। तो यहाँ पे भी कंपलसरी नहीं है अपडेट करना, लेकिन यहाँ पे लॉजिक ही हमने कुछ ऐसी बना दी कि करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी मैंने इससे पहले एग्जांपल दी थी, यहाँ पे कोई मैंने अपडेट वाला काम किया नहीं, फिर भी काम चल रहा था, ठीक। इससे पहले जो लॉजिक बनाई थी यहाँ पे करना पड़ गया था, ठीक है। तो फॉर लूप के अंदर कंपलसरी होता है ये तीनों चीज़ें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन लॉजिक ही कुछ ऐसी है कि इसको करना पड़ेगा। जी जाओ, इसको जो है ना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो है आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। और मैंने कहा कि आई को प्रिंट करो, उसके बाद आई के अंदर ऐड करना, फिर जाके कंडीशन को चेक करना। सही है। अभी कितनी दफ़ा चलेगा? 5। देख लेते हैं। 0 1 2 3 और 4 ना, रिफ्रेश मैंने किया, 0 1 2 3 और 4 यहाँ तक चल गया, ठीक है। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पहले काम कर रहा है, बाद में कंडीशन को चेक कर रहा है। अगर इसको पहले ही कंडीशन फॉल्स मिल जाए, जैसे कि मैंने 10 दिया हुआ है, पहले ही यहाँ पे क्या बन रहा है? फॉल्स बन रहा है, लेकिन ये काम तो पहले कर रहा है ना, काम तो ये पहले कर रहा है, देखना तो इसने बाद में। तो ये एटलीस्ट 1 टाइम तो इसको चला देगा। एक दफ़ा इसने यहाँ पे इसको चला दिया, अब इसके बाद ये नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन इसको फॉल्स मिली और ये यहाँ से लूप से बाहर आ चुका है। वाइल के अंदर क्या होता? कंडीशन फॉल्स होती तो एक दफ़ा भी नहीं चलता। फॉर के अंदर भी यही कहानी है, कंडीशन फॉल्स है तो एक दफ़ा भी नहीं चलेगा। डू वाइल के अंदर क्योंकि ये काम पहले कर रहा है, कंडीशन को बाद में चेक कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे ये एक दफ़ा एटलीस्ट हमारे पास चल जाता है अगर कंडीशन फॉल्स भी हो। अक्सर एमसीक्यूज़ के अंदर ये सवाल मैंने देखा हुआ है, आता है कौन सा ऐसा लूप है कि कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी एटलीस्ट 1 टाइम चलता है? आंसर होगा डू वाइल, ठीक है। एक मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे टाइम है आपके पास? हाँ है, ठीक है। अच्छा, ये एक छोटी सी मीम है ना, बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसकी। मैं इसको ओपन इमेजेस न्यू टैब कर लेता हूँ, ठीक। अच्छा भाई, यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, ये कार्टून है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक रन का एक फंक्शन है। रन का फंक्शन क्या करता है? इसको जो है ना, जहाँ पे भी रन कॉल करेंगे ये दौड़ने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक हुई कि किनारा नहीं है, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है, नॉट एज आ रहा है, तो ये यहाँ पे रन का फंक्शन कॉल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई है? फॉल्स हो गई है। वाइल इसको अपने ब्रैकेट के अंदर आने नहीं देगा, ये यहीं पे रुक गया है। यहाँ पे भी रन का फंक्शन कॉल था, सेम कंडीशन है, लेकिन ये भाग गया, उसके बाद देख रहा है कि आगे कुछ भी नहीं है क्योंकि ये पहले काम कर रहा है, बाद में चेक कर रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, ठीक है, कि यहाँ पे जो है ना सबसे पहले कंडीशन चेक फिर काम। ये पहले काम कर देगा, फिर जाके देखेगा कि काम करना था या नहीं करना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ। अभी बताओ किसी का वाइल या डू वाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है?